अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा, आज की क्लास के अंदर एनईटी के राउंड वन के अंदर जो आज 4 मई को कंडक्ट हुआ और अभी 5 और 6 को भी पेपर, उसमें काफी सारे बच्चों के कुछ एतराजात हैं, उनको भी डिस्कस करना है मुझे। सेकंड नंबर के ऊपर क्वेश्चंस क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है, उनको भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं एक चीज को डिस्कस करना चाहूंगा जो कि मैंने देखा कि भाई कुछ लोग हसद के अंदर, कुछ लोग नफरत की आग के अंदर इतना आगे बढ़ जाते हैं ना कि उनको पता नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है। आइए मैं आपको चीज एक्सप्लेन करता हूँ। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता, असल में उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती, उन्होंने जो है ना किसी बेकार कोचिंग सेंटर से पढ़ा हुआ होता है, या अक्सर लोग उनके पेरोल पे बैठे हुए होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप जो है ना ये सॉफ्टवेयर के जो क्वेश्चंस को बता देते हैं, ये तो बहुत गलत हो जाता है, ये एक्स वाई जी। सो पहले लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग, सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है। मेरे प्यारे बेटे, दुनिया के अंदर जो है ना हर यूनिवर्सिटी के पास अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, इसमें हजारों क्वेश्चंस फीड हुए हुए होते हैं। यार मुझे 3 साल हो गए एनईडी के सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस को निकालते निकालते निकालते, मैं आज तक भी सारे निकाल नहीं सका। आज भी जब मेरे पास पेपर्स आते हैं तो कोई ना कोई नया क्वेश्चन उसमें एग्जिस्ट कर रहा होता है, कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट होता है, कोई ना कोई नई लॉजिक होती है। मैं पिछले 3 साल से वीडियोस एनईटी के डिफरेंट बच्चे आके शेयर करते हैं, उसकी रिक्रिएशन को शेयर कर रहा होता हूँ, उसके ऊपर बात कर रहा होता हूँ, उसको अपने शागिर्दों को बता रहा होता हूँ। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर, आज मैंने एक बच्चे की पोस्ट देखी, मैं नाम नहीं लेता, किसी न किसी जमाने में मेरा वो शागिर्द था, आज वो एहसान फरामोश लोग हैं, तो वो फरमाते हैं कि नहीं, ये जो है ना मेरिट डिस्टर्ब हो जाता है। सो भाई मेरिट डिस्टर्ब, अच्छा आगे से वो बड़े मजे की बात है, वो ये भी कहते हैं कि मैंने तो खुद एक बड़े मशहूर कोचिंग से पढ़ा था और मैंने तो 80 नंबर स्कोर कर लिए थे। तो लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग वेरी कैटेगोरिकली। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हो इसलिए जाते हो कि आपके माँ बाप के पास पैसा था, आपके पास शायद इतना बेकार पैसा पड़ा हुआ था कि आपने किसी कोचिंग में एडमिशन लिया और उन्होंने आपको ये चीजें बताई या पढ़ाई। बाकी बच्चे का क्या कसूर है? जो पाकिस्तान की बाकी आवाम बैठी हुई है, जिसके माँ बाप की तनख्वाह से 30,000 रुपए, क्या उसका हक नहीं है तालीम हासिल करना? अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में बैठे हुए थे, उन्होंने आपको ये रिक्रिएशन फाइल शेयर करी, उसका सोल्यूशन शेयर करा, तो बाकी बच्चा जो बैठा हुआ है, क्या उसका हक तालीम नहीं है? उसका भी हक तालीम है। उसके पास भी वही अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जो एक आम बच्चे के पास है, जो कि एक कोचिंग वाले बच्चे के पास है। मेरा मोटिव, मेरा काम करने का आगाज इस बात से हुआ था कि तालीम हर एक का हक है, तालीम को अपने पास रख के सड़ाने की नीड नहीं है आपको। तो भाई कहने का मकसद ये कि वो साहब बड़े मजे से फरमाते हैं कि मैंने तो एक कोचिंग से पढ़ा था और 80 नंबर ले लिए थे। तो मैं उस साहब को जवाब दे देता हूं कि तुमने 80 नंबर इसलिए लिए थे कि उन कोचिंग वालों ने तुम्हें रिक्रिएशन शेयर करी थी। क्या हर कोचिंग वाला आपसे रिक्रिएशन फाइल शेयर नहीं करता? इनफैक्ट पाकिस्तान में तो ऐसे ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि अपनी एप्लीकेशन के ऊपर इन्हीं रिक्रिएशन, मेरी निकाली हुई रिक्रिएशन को बैठ बैठ के सोल्यूशन डिजाइन कर रहे होते हैं, मेरी रिक्रिएशन को अपने बच्चों से शेयर करते हैं। तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर में अगर बैठे हो और आपने उनको पैसे दिए, तो वो आपसे रिक्रिएशन भी करवाएंगे, आपको पास पेपर्स भी पढ़ाएंगे, आपको ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाएंगे। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं यही काम मुफ्त के अंदर तमाम बच्चों के लिए कर रहा हूं, तो कुछ लोगों को बड़ा हसद होता है, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। तो ये रिस्पॉन्स सिर्फ उनके लिए है कि भाई आप किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर अगर बैठे होगे ना, वो लोग आपको पढ़ाएंगे, वो लोग आपको करवाएंगे। और सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों क्वेश्चन होते हैं भाई, एक आध क्वेश्चन नहीं होता। अगर दो बच्चे भी एक साथ बैठ के पेपर देंगे तो हर बच्चे का दूसरे बच्चे से पेपर मुख्तलिफ होगा। आगे से मुझसे कहते हैं कि भाई मेरिट डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे बंदे, मेरिट तो उस वक्त डिस्टर्ब होगा कि अगर चंद लोगों के पास वो गिनी चुनी चीज हो। मैंने तो वो चीज ओपन कर दी। अगर सिर्फ एक बड़े मशहूर इदारे के बच्चों के पास रिक्रिएशन फाइल मौजूद है, या एक सिर्फ मशहूर इदारे के बच्चे के पास पास पेपर्स मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है बाकी बच्चे तो लैग कर रहे हैं, बाकी बच्चे के पास तो पास पेपर नहीं है ना, तो बाकी बच्चे के पास रिक्रिएशन फाइल मौजूद है, उसका क्या कसूर है? इस सूरत के अंदर मेरिट डिस्टर्ब होगा कि अगर मेरे पास चंद बच्चों के पास पेपर्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हो और बाकी के पास ना हो। अगर तो बाकियों के पास भी अवेलेबल होंगे तो फिर मेरिट डिस्टर्ब नहीं हो सकता। रिमेंबर दिस थिंग, मेरिट सिर्फ उस वक्त डिस्टर्ब होगा कि अगर चंद लोगों के पास वो सॉल्यूशन फाइल्स एग्जिस्ट कर रही हूं। नहीं, अगर सबके पास सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे तो कैसे होगा? पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर, सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों क्वेश्चन हैं। बेटा मुझे 3 साल हो गए इन वीडियोस को डिजाइन करते करते, बाखुदा मेरे बाल गिर गए, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे बाल काले हो गए। मैं आज तक सारे क्वेश्चन नहीं निकाल सका। और हर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रैक्टिस होती है भाई। क्या आपने नस्ट के अंदर लोगों को नहीं देखा? आपके आप जरा यूट्यूब के ऊपर जाएं, लिखें नस्ट नेट वन पेपर, सब बेतहाशा लोग आ जाएंगे जो नस्ट के पेपर्स को सॉल्व करवाते हैं। आपके पास फास्ट के लोग आ जाएंगे। और दुनिया भर के अंदर ये प्रैक्टिस होती है कि भाई जो पेपर होता है उस पेपर की रिक्रिएशन फाइल बनती है। अब आपको तकलीफ इस बात की हो रही है कि आपने पैसे देके वो चीज हासिल करी और एक बंदे ने वो फ्री के अंदर लोगों को पढ़ा दी। मुझे नसीम भाई से सबसे ज्यादा मोहब्बत सिर्फ इस बात के ऊपर है कि उस अल्लाह के बंदे ने इस चाम को ब्रेक करा था, मैंने इस चाम को ब्रेक करा था। हम दोनों की सबसे बड़ी खास बात थी। मुझे नसीम जुल्फिकार से अगर बड़ी मोहब्बत है वो सिर्फ इस बात के ऊपर है। और बड़े मशहूर इदारों ने उनको भी अप्रोच किया था, बड़े मशहूर इदारे ने मुझे भी अप्रोच किया था। बाकायदा थ्रेट्स दी गई थी कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमने कहा था जो कर सकते हो कर लो। नसीम भाई का भी मुझे पता है कि वो बड़े उनकी 10,000 चीजें होंगी, मगर मुझे एक चीज उनकी हमेशा बड़ी पसंद रही कि उन्होंने भी बच्चों के लिए फ्री में काम किया, मैंने भी करा। भाई अगर आपने पैसे देके किसी कोचिंग के अंदर एक चीज हासिल करी हुई है, तो हर बच्चे का हक है उस चीज को
हासिल करना। सिर्फ आप क्यों करोगे? आपको तकलीफ इस बात पे होती है कि आपके माँ बाप ने पैसे भरे थे और आपने उस पैसे के बलबूते के ऊपर वो पास पेपर्स कवर कर लिया, वो रिक्रिएशन फाइल्स कवर कर ली। हर कोचिंग सेंटर अपनी रिक्रिएशन फाइल निकालता है, तो भाई चूंकि आपने पैसे दिए हुए होते हैं इसलिए वहां पे आपको तकलीफ नहीं होती। वाइल ऑन दी अदर एंड यहाँ पे मैं सबके लिए ओपनली काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ लोगों को बड़ी मखसूस तकलीफ हो जाती है, और मैंने बड़े बड़े लोग देखे उसके अंदर आज, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको वहां पे भी जवाब दिया था, और इस वीडियो के तवज्जुह से भी उनको जवाब दे रहा हूँ कि भाई ज्यादा तकलीफ है तो बर्नौल का इस्तेमाल करो, और कोई हल नहीं है आपके लिए, क्योंकि भाई आप एहसान फरामोश लोग हो। अगर आपके माँ बाप के पास इतने पैसे थे तभी आपने उस चीज को कवर किया था ना, तभी अगर आप किसी भी कोचिंग के अंदर बैठे हुए थे तो वहां पे भी रिक्रिएशन फाइल बनी होगी, आपने उसको भी कवर किया होगा। बट ऑन दी अदर हैंड जो बाकी बच्चा उस कोचिंग में नहीं बैठा हुआ, उसके पास तो पेपर नहीं आ रहे, उसके पास तो वो चीजें नहीं आ रही हैं, तो उसका क्या कसूर है? उसका भी हक तालीम है, उसको तालीम दे के रहेंगे। उसका भी हक तालीम है, उसको भी मिलनी चाहिए तालीम। सेकंड नंबर के ऊपर जो मैं एक चीज बड़ी कैटेगोरिकली डिफाइन कर देता हूं कि भाई मुझे तो ये रिक्रिएशन शेयर करने की नीड ही नहीं है ना। मैंने तो रिक्रिएशन शेयर ही उस वक्त करना स्टार्ट करी जब बाकी इदारों ने करना स्टार्ट करी अपने बच्चों के लिए, तो मैंने बोला भाई ओपनली सबके लिए होनी चाहिए। मगर मैं एक चीज सबसे कैटेगोरिकली यहां पे डिफाइन कर दूं कि भाई मैंने तो अपने मैथ्स का तमाम कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। आज भी आप किसी भी इदारे के पास चले जाओ, उस इदारे के किसी भी बच्चे से जाके ये पूछ लीजिए कि आप मैथ्स की तैयारी कहां से कर रहे हो, वो 60,000 रुपए देके बैठा होगा कोचिंग सेंटर में, वो यही बोलेगा सर हाशिम से पढ़ रहा हूं। आप में से जिन बच्चों का कल पेपर है, जिन लोगों को राउंड टू दोगे कल किसी जमाने के बाद मेरी वीडियो को सुनोगे ना, जाके हर इदारे के किसी भी बच्चे से रैंडमली पूछ लीजिएगा आप तैयारी कहां से करते हो, वो बोलेगा सर मैं सर हाशिम से पढ़ता हूं। और ये जो बच्चा था जिसने 80 नंबर भी लिए होंगे, इसने मुझसे पढ़ के लिए, में एहसान फरामोश लोग हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कॉल है, मुझे हजरत अली का एक कॉल बड़ा पसंद है कि जिस इंसान ने आपको एक लफ्ज की तालीम दे दी, मैं उसका गुलाम हूं। मुझे बड़ा एक पसंद है एक कॉल। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप किसी भी दायरे में चले जाओ, लोग पैसे देके भी मेरे पास से पढ़ रहे होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सब डाला हुआ है। और मैंने इस वीडियो के तवज्जो से आप लोगों को भी बता दिया कि भाई देखो, खुदा पाक का एक बड़ा सुनहरा असूल है, और वो फरमाते हैं तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। यानी कि देखो, एक बच्चा अगर किसी कोचिंग को अफोर्ड कर सकता है ना, तो उसके माँ बाप के पास तो पैसे हैं, वो अफोर्ड कर सकता है। वाइल अगर एक बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, उसका भी हक तालीम है। देखो मैं भी पैसे लेता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भी मेरे भी आगे पेट लगा हुआ होगा, मैं भी शायद कहीं ना कहीं पैसे लेता हूँ, मगर मैंने यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाला हुआ है कि भाई अगर आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, आईबी की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, यू कैन जस्ट गो टू माय लेक्चर्स एंड यू कैन कवर दोस थिंग्स। और दुनिया भर में प्रैक्टिस होती है यार, दुनिया भर के अंदर तमाम रिक्रिएशन चीजों को कवर करवाया जाता है। आप यूट्यूब पे जाके लिखो सेट पेपर्स, आपके पास सारे पेपर्स आ जाएंगे सेट के जो इस साल के पेपर हुए होंगे। आप आईबीए के पेपर लिखो, सारे आ जाएंगे। मैं बड़े कैटेगोरिकली कहता हूँ कि भाई कोचिंग वालों को बड़ी तकलीफ होती है इन वीडियोस से। कोचिंग वालों को आपने अगर देखा हो तो मैंने एनईटी के जो 2015-16 के पेपर थे ब्लू रंग के अंदर थे, क्यों थे? क्योंकि भाई ये कोचिंग को बड़ी तकलीफ हो गई थी कि आप उनका लोगो क्यों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्होंने बाकायदा मुझसे मीटिंग करी इस बात के ऊपर। तो चंद बेसिक चीजें होती हैं जो मैं अपने शागिर्दों के जहन में लाना चाहता हूँ। करने को तो खैर मैं कहने को बहुत कुछ कह सकता हूँ, मगर कुछ बातें नहीं कहता। खैर आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम इस्तेमाल नहीं करते इन बेकार लोगों के ऊपर, मगर मैंने चंद बातें आपसे डिस्कस करी। आई होप आप इन बातों को समझोगे कि देखो, मेरिट उस वक्त डिस्टर्ब होता है कि अगर चंद लोगों के पास एक चीज हो। और दूसरे नंबर पे एक साहब ने फरमाया कि नहीं मेमोराइज करके बंदा चला जाएगा तो वो हो जाएगा। अबे अल्लाह के प्यारे बंदे, तुम लगता है तुम्हारे पास बिल्कुल ही अकल से तुम पैदल हो। हजारों क्वेश्चन मौजूद है एनईटी के सॉफ्टवेयर के अंदर, एक बंदा हजारों क्वेश्चन कैसे रट सकता है? कैसी बेवकूफाना वाली बात करते हो? हजारों क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, इंग्लिश के हैं, मैथ्स के हैं। हजारों क्वेश्चन थोड़ी कोई बंदा रट्टे मार सकता है, और बहुत दफा तो वैल्यूज भी चेंज हो जाती है बहुत सी चीजों की। सो भाई हजारों क्वेश्चन मौजूद हैं। इन लेक्चर्स का बेसिक मकसद आपकी गाइडेंस है, आपको कॉन्सेप्ट देना है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। करवाने को तो मैंने कंप्लीट चीज भी कवर करवाई हुई है, करवाने को तो मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं, मगर इन लेक्चर्स का बेसिक मकसद क्या होता है कि आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाए, आपको कंप्लीट चीजें पढ़ाई जाए। जिस बंदे के पास कॉन्सेप्ट नहीं हो वैली शॉर्टकट कैसे करेगा? मैंने तो वैली शॉर्टकट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को। जिसके पास अब लॉजिक ही नहीं है वो रट्टे थोड़ी मारेगा। हजारों क्वेश्चन है, किसके से रट्टे मारेगा? नहीं मार सकता। तो याद रखिएगा, ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बेकार कोचिंग सेंटर्स के स्पॉन्सर्स होते हैं। इनके अंदर सच और झूठ करने की सलाहियत खत्म हो चुकी होती है। ये नफरतों के अंदर इतना आगे बढ़ जाते हैं कि इन्हें ये नहीं पता होता हक बात क्या है। हक बात को जमाने कुफर में कहना भी एक जिहाद है। और मैं समझता हूँ कि इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अगर मुझे नसीम जुल्फिकार से किसी बात पे मोहब्बत है, तो बाखुदा मुझे उस इंसान से सिर्फ इस बात पे मोहब्बत है कि उस इंसान ने इस चीज को ब्रेक करा, मेरे साथ बैठ के ब्रेक करा, अपना खुद ब्रेक करा, और उन्होंने बेतहाशा क्वेश्चन निकाले। ही इज लिटरली अ लेजेंड फॉर मी दिस थिंग। क्योंकि इन कोचिंग वालों को फेस करना, जिन्होंने ये चाम बनाया हुआ है, जिन्होंने ये हकीकत बनाई हुई है कि भाई हमसे नहीं पढ़ोगे तो एडमिशन नहीं हो सकता, सब बेकार चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा मशहूर इदारा है, 54,000 रुपीज लेगी भी उसके 800 एडमिशन हैं। जाओ किसी भी एनईटी के ग्रुप में पोस्ट करो, सबसे ज्यादा एडमिशन किसके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन एनी वन गाय। एनईटी मेरा अपना घर है यार, एनईटी के अंदर सबसे ज्यादा एडमिशन मेरे होंगे, उससे ज्यादा किसी के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई इदारा आपसे कहता है ना कि उसके एनईटी में एडमिशन हैं, उसको बोलो सर हाशिम के साथ एक विजिट कर ले एनईटी का। कितने लोग उन्हें जानते होंगे, कितने लोग मुझे जानते होंगे, आइए चेक कर लेंगे। मेरा ओपन चैलेंज रहा है हमेशा लोगों को। खैर वापस आते हैं, इन बातों को फर्दर डिस्कस नहीं किया। अब जरा क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास के अंदर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसको मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया था। इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करोगे? भाई सम ऑफ फ्रूट्स का क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल सम ऑफ फ्रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है नेगेटिव का बी डिवाइडेड बाय ए। सो ये हमारे पास देखो क्या आ जाएगा। क्वेश्चन आपको क्या मौजूद है? एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का के स्क्वायर। अच्छा, अक्सर बच्चों को इसमें डिफिकल्टी होती है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता। देखो आपके पास
पास जो ए होता है ना, ए होता है स्क्वायर बेस्ड टर्म का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ए की वैल्यू 1 है। बी कहते हैं सिंगल पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट, जो कि इस केस में क्या है, नेगेटिव का के है। तो फॉर्मूला होता है नेगेटिव का बी डिवाइडेड बाय ए, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का के डिवाइडेड बाय 1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बच्चे को मैंने देखा वो के स्क्वायर कह रहा था, अबे भाई आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो सिंगल पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, और जो रिमेनिंग चीज होती है सी होता है। आपसे सम ऑफ रूट पूछा हुआ है, सही है ना, सम ऑफ रूट पूछा हुआ है। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा जाता तो वो होता आपके पास के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया था, मैंने बता दिया। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व लास्ट क्लास में करवा दिया था, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस सिमिलरली। अच्छा, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए मेरे बेटा। प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर प्रोजेक्शन का भी क्वेश्चन आ जाए, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई आपके पास कभी भी दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे पे प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो ऊपर हमेशा उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, और नीचे डिवीजन के अंदर जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन की जा रही होती है उसका मैग्नीट्यूड खाली लिखा जाता है। अब देखो हमारे पास क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, प्लस का साइन नेगेटिव 4 का स्क्वायर अगेन 16, और 7 का स्क्वायर इज 49। तो आप इसको बैठ के सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे, किसके बराबर होगा भैया, जल्दी से मुझे जरा आंसर बता दोगे। 81 बन जाएगा आपके पास, 16 प्लस का 16, 16 प्लस का 16, देन आपके पास आ रहा है क्या, आपके पास आ रहा है 49। हाँ ऑब्वियसली आपके पास ये 81 बनेगा, और 81 का रूट किसके बराबर होता है, 81 का रूट हमारे पास बराबर होता है 9 के। सो आपके पास ये सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 9 के बराबर। ऊपर सिंपल वेक्टर ए और वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो वेक्टर ए को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं वेक्टर बी के साथ, तो आई प्लस का 2j प्लस का के, आई प्लस का 2j प्लस का के को आपने मल्टीप्लाई करवाना है सिंपल तरीके से, 4i माइनस का 4j प्लस का 7k, नीचे डिवीजन में 9। तो ये आई से मल्टीप्लाई होगा 4 बनेगा, नेगेटिव का 2j नेगेटिव के 4j से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा प्लस का 4 2 जार 8, और 7 1 जार 7। सो ये आपके पास डिवीजन में 9, तो आप इसको सिंप्लीफाई करवा दो, क्या बन जाएगा, 4 प्लस का 8, 4 प्लस का 8, और आगे मेरे पास क्या आ रहा है 7, सॉरी आगे मेरे पास क्या आ रहा है 7, तो ये बन जाएगा 4 प्लस का 8 प्लस का 7 19 के बराबर। तो आपका आंसर होगा 19 डिवाइडेड बाय 9 के बराबर। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन एनईडी के एग्जाम में गलत गिवन है। आपको पहले कैटेगोरिकली बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। मैं अक्सर आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा होता हूँ भाई, यहाँ पे ये ओरिजिनली एनईडी ने जहां से भी उठाया है ना, तो यहाँ पे सेम वैल्यू होनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन एनईडी के सॉफ्टवेयर में गलत गिवन है, सही है ना। इसका आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, समझ लीजिए, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है इक्वल टू के बाद 0 है, और आपको फाइंड करनी है रूट्स की वैल्यू, आपको रूट्स फाइंड करनी होती है। इस क्वेश्चन में बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, अक्सर फास्ट में नस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आता है, और वहां पे हम करवाते हैं बच्चे को। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप डायरेक्टली इसका डिटरमिनेंट लोगे तो आपके लिए चीजें मुश्किल बन जाएंगी, क्योंकि एग्जामिनर ने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो मैं काम क्या करता हूँ, मैं सिंपल तरीके से अपनी रॉ 1 माइनस रॉ 2 करता हूँ, मैं अपनी क्या करता हूँ, रॉ 1 माइनस का रॉ 2 करवाता हूँ यहाँ पे, और सिमिलरली मैं आगे रॉ 2 माइनस का रॉ 3 करवाता हूँ। तो देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा, जब मैंने रॉ 1 में से रॉ 2 को माइनस करवाया तो 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा 0, ऊपर क्या आ जाएगा a माइनस का x, और b माइनस का b भी क्या हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 0 के बराबर आ जाएगा। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ना। अच्छा इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ने के बाद क्या करता हूँ, अब मैं रॉ 2 माइनस रॉ 3 करता हूँ, तो 1 माइनस का 1 अगेन 0 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस का a आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा b माइनस का x आ जाएगा। अच्छा और रॉ नंबर 3 को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। इससे देखो मुझे क्या फायदा मिलेगा, इससे मुझे फायदा ये मिलता है कि भाई मेरे पास ये जो मैट्रिक्स था ना, ये मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म के ऊपर इसको मैंने कन्वर्ट करवा दिया। अच्छा अब मुझे इसका अगर डिटर्मिनेंट लेना है, तो मेरे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालो और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, बोथ आर दी सिमिलर थिंग्स। सो भाई अगर मैं इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं तो क्या बन जाएगा, रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करना, ये हो जाएगा 0, a माइनस का x आगे क्या हो जाएगा सिंपल 0, ऐसा ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकाल लेता हूं अपने पास। तो ट्रांसपोज लेने पे क्या हो जाएगा, रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करना, ये रॉ थी इसको मैंने कॉलम पे लिख दिया। सिमिलरली जो सेकंड रॉ आ रही थी इसको भी मैं एज अ कॉलम लिख दूंगा, ये बन गया x माइनस का a, और नीचे आ गया b माइनस का x। और देखो जो थर्ड रॉ आ रही है इसके साथ भी यही काम करूंगा। इसके पीछे करने की रीजन क्या है कि भाई ताकि मेरा डिटर्मिनेंट लेना आसान हो जाए, कि देखो मेरे पास पहली रॉ के अंदर ये दोनों एलिमेंट 0 0 है, तो इनका तो लेना नहीं पड़ेगा हमें स्ट्रक्चर, हमें खाली लास्ट वाले एलिमेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 को खाली सॉल्व करूं, ये जिस कॉलम में आ रहा है जिस रॉ में आ रहा है सब इग्नोर, बाकी के 4 नंबर, तो ये आ जाएगा a माइनस का x, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का a, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा b माइनस का x। अब आप अगर इसको सॉल्व करवाओ तो बेटा क्या बन जाएगा, b माइनस का x a माइनस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया a माइनस का x इंटू b माइनस का x। ये 0 जाके x माइनस a से मल्टीप्लाई होगा, ये भी खत्म हो गया, इक्वल टू के बाद 0 ही था। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करवाओ तो बेसिकली ये बन गया a माइनस का x, और आपके पास क्या बन गया b माइनस का x। क्लियर है। तो ये आपके पास बेसिकली दो फैक्टर्स आ गए, तो दोनों फैक्टर्स
को बारी बारी जीरो पे सपोज करवाओगे तो जाहिर सी बात है आपके पास एक दफा वैल्यू आ गई a माइनस का x इक्वल टू जीरो, एक दफा वैल्यू आ गई b माइनस का x इक्वल टू जीरो, यानी कि x का a आंसर आ गया a, x का a का आंसर आ गया b। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, a कॉमा b। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर फास्ट में भी आता है, नस्ट में भी आता है। एनईडी ने इस क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सी नहीं होगा ए होगा। अगर तो बच्चे ने लिखा है तो बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा भाई। एनईडी के सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ लूप होल्स मौजूद है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर होती हैं, तो भाई आपको इसका करेक्ट तरीकेकार मालूम होना चाहिए। आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता हो कि भाई क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो कैसे सॉल्व किया देखो, क्या रीजन थी कि मैंने रॉस को सेपरेट करवाया, उसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई मुझे यहाँ पे डिटर्मिनेंट गिवन है इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये कि भाई कोई ना कोई एक टेक्निक होती है, जब कभी डिटर्मिनेंट जीरो होता है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है, हम रॉस को कॉलम्स को आपस में सेपरेट करवा सकते हैं, डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन के रूट्स निकालने हैं, एक्स की वैल्यूज को फाइंड करना है, तो मैंने सिंपल पहले इसको क्या करवाया, मैंने इसको इसकी रॉ 1 में से रॉ 2 को माइनस करवाया, फिर रॉ 2 में से रॉ 3 को माइनस करवाया। और चूंकि मुझे पता है दुनिया में हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिमिलर रहता है, तो मैंने इसी चीज को फॉलो किया, यहाँ पे इस मैट्रिक्स का सिंपल ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के ऊपर रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करवाया। इससे फायदा ये हुआ कि भाई इनिशियल रॉ की दोनों एलिमेंट्स मेरे पास जीरो जीरो हो गए, खाली एक एलिमेंट बच रहा था, तो सॉल्व करना डिटर्मिनेंट लेना ज्यादा आसान था। सिंपलीफाई करूंगा, चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चाहो तो डायरेक्टली यहां से भी डिटर्मिनेंट ले सकते थे, मगर मैंने आसान तरीका आपको सिखा दिया। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, 5 आवर्स वाली 6 आवर वाली वीडियो में मौजूद है, इसको भी मैंने बताया हुआ है, सही है ना। नेक्स्ट, अच्छा मैंने भाई एक चीज वहां पे गलती से बोल दी थी, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वो आ रहा है जो मैंने पढ़ाया हुआ है। भाई मैंने बहुत दफा आप लोगों को समझाया पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है। जो पहली वाली इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव लो, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास नेगेटिव का साइन थीटा या नेगेटिव का साइन टी, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास कॉस टी के बराबर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स करना है, ये अलग क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास cos t डिवाइडेड बाय sin t, और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव का कॉट आ जाएगा, सिंपल है, ऐसा है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये रिलेटिव मैक्सिमा क्या होता है, ये समझ में नहीं आया। अरे भाई बच्चों वाली चीज है, आपको कभी भी दुनिया में कोई भी फंक्शन क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 3, कहता है रिलेटिव मैक्सिमम की वैल्यू बताइए। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजे की है। देखो मेरे तमाम प्यारे शागिर्दों, मैंने ऑलरेडी आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं। एक्सट्रीम वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी मैक्सिमा मिनी का कॉन्सेप्ट आ जाए, टर्निंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ जाए, क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ जाए, स्टेशनरी पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ जाए, सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि देखो फंक्शन आपको गिवन है, इसका वन टाइम डेरिवेटिव लोगे पहले तो। फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 3x स्क्वायर माइनस के 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 9 2 दैट इज 18x प्लस के 15x का डेरिवेटिव होगा प्लस का 15, और यहां से 3 क्या है आपका कांस्टेंट खत्म हो गया। अब देखो 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, जरा बात को समझो कि भाई आपको ये बात मालूम है, व्हेनेवर द क्रिटिकल पॉइंट कांसेप्ट इज देयर, क्या व्हेनेवर द मैक्सिमम मिनिमम कांसेप्ट इज देयर, तो हमारे पास दुनिया में कंडीशन होती है क्रिटिकल पॉइंट कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है कि भाई दुनिया के अंदर एफ प्राइम एक्स की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगी। तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट से इक्वेशन गिवन है तो एफ प्राइम एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे एफ प्राइम एक्स की जगह पे 0 को प्लॉट कर दूंगा, तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 15। अब आप इस पूरी इक्वेशन में से 3 को कॉमन ले सकते हो, तो क्या बन जाएगा, अगर मैं पूरी इक्वेशन में से 3 को कॉमन लूंगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5। यहां से 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, तो क्या बन गया, ये बन गया 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली क्या आ गई, ये आपके पास पर्टिकुलरली आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आपने करना क्या है, एग्जामिनर ने रिलेटिव मैक्सिमा मांगा है। देखो रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा दुनिया के अंदर होता क्या है, दुनिया के अंदर मैक्सिमम फंक्शन आपको उस वक्त अचीव होता है कि अगर आपके पास एफ डबल प्राइम एक्स की वैल्यू लेसर देन 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन मैक्सिमम के ऊपर था। अगर एफ डबल प्राइम एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका मतलब फंक्शन मिनिमम के ऊपर है। तो सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालोगे कि भाई इस इक्वेशन से आप एक्स की वैल्यू को निकालोगे, वो जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो सिंपल तरीके से क्या होंगे कि लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे मिडिल टर्म को ब्रेक करवाता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई हुई 5 बना, बीच में 6 बनाना है, तो ये हो सकता है मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 5x माइनस का 1x, आगे हो जाएगा मेरे पास प्लस का 5। तो यहाँ से अगर बेटा मैं कॉमन लूंगा, तो कॉमन लेने के ऊपर देखो ये क्या बनेगा, ये सिंपल तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पहली दो टर्म में से आ जाएगा सिंपल x माइनस का 5, और लास्ट की टू टर्म में से कॉमन क्या होगा, ये भी अगेन x माइनस का 5 हो जाएगा। यानी कि आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर आ गया x इज इक्वल टू पॉजिटिव का 5, एक फैक्टर आ गया x इज इक्वल टू 1। तो आपने चेक करना है ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है ना, अब हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन का वन टाइम अगर अगेन डेरिवेटिव लेंगे और चेक करेंगे किस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर मेरा फंक्शन लेसर देन 0 है, जिसके ऊपर होगा वो पर्टिकुलरली मेरा मैक्सिमम का फंक्शन होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशियल कैलकुलस का,
मैंने बहुत दफा पढ़ाया हुआ है। तो इसका वन टाइम अगेन मैं अगर डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, 3x² का डेरिवेटिव होगा सिंपल 6x के बराबर, माइनस के 18x का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का 18। सो एक दफा मैं x की वैल्यू 5 को प्लॉट करता हूं, तो भाई अगर x की वैल्यू मैं 5 डालूंगा मुझे साफ तौर पे दिख रहा है बड़ी वैल्यू बनेगी, तो 5 6 30, 30 माइनस का 18, आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, फंक्शन कैसा है मेरे पास, मिनिमम है इसके ऊपर। तो जाहिर सी बात है अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस का 18, तो आपके पास नेगेटिव का 12 बच रहा होगा। यानी कि फंक्शन की वैल्यू कैसी आई है आपके पास, लेसर देन 0 आई है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज द रिलेटिव मैक्सिमा। भाई इसका मतलब ये होता है कि जब आप फंक्शन का सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेते हो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू को डालते हो, जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है उसके ऊपर आपको फंक्शन क्या मिलता है, लेसर देन मिनिमा का मिलता है, और जिसके ऊपर वैल्यू लेसर देन 0 आती है वो फंक्शन आपको मैक्सिमा का देता है। डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने बहुत सारी बातें पढ़ाई हुई हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कैसे सॉल्व किया जाएगा, कि भाई 3 की पावर ax आ रहा है, सिंपल इंटीग्रेशन का आपने पावर कॉमन एक्सपोनेंट फॉर्मूला अप्लाई करना है, मगर पहले आप फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवाओगे। वंस यू हैव कंप्लीटेड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो उसके बाद आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करवाओगे, 1/a का 1/a, ये बन जाएगा 3 की पावर ax, और नीचे डिवीजन के अंदर आ जाएगा सिंपल ln 3 प्लस का c के साथ आंसर आ जाएगा, सो ऑन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, भाई मेरे तमाम शागिर्द जो मुझसे तालीम हासिल करते हैं उनको मैंने इसकी शॉर्टकट सिखाई भी है, कॉस स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव कैसे, इंटीग्रेशन कैसे लोगे। भाई कॉस स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन के अंदर कोई फॉर्मूला दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीकेकार ये होता है कि आप इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा एक शॉर्टकट अप्लाई करोगे पाइथागोरस आइडेंटिटीज का। और वो शॉर्टकट क्या होता है, वो शॉर्टकट ये होता है कि भैया मैंने एक बच्चों को पढ़ाया हुआ है कि सिंपल तरीके से 1/2 का 1/2 लिखोगे, ऊपर x का x लिखोगे, अगर कॉस स्क्वायर का फंक्शन है तो डायरेक्टली नेगेटिव का साइन, प्लस का साइन लगाओगे, फिर अगेन 1/2 लिखोगे, जो भी यहाँ पे आपका एंगल है ना वो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4। ऊपर जाओगे, ऊपर लिखोगे साइन का साइन, और सिंपल तरीके से सेम जो वैल्यू ब्रैकेट में डाली है वैल्यू यहाँ पे लिख दोगे। अब चूंकि यहाँ पे आपको लिमिट्स भी गिवन थी तो आप अपनी लिमिट्स यहाँ पे लगा दो और बैठ के इसको सॉल्व करते रहो, कि एक दफा अपर लिमिट डालोगे जहां जहां फंक्शन आ रहा है, फिर एक दफा लोअर लिमिट डालोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है यार, क्या मसले की बात है। पाई/2 कहते हैं बाय द वे 90 डिग्री को, तो अगर आपने अपना कैलकुलेटर डिग्री की फॉर्म में रखा हुआ है तो एक दफा पूरी इक्वेशन रखो 90 डिग्री के ऊपर, फिर माइनस का साइन के बाद एक दफा पूरी रखो सिंपल तरीके से, बल्कि इसको यार रेडियन में कर लेना क्योंकि एक्स भी आ रहा है तो 90 डिग्री सही नहीं रहेगा। तो आप क्या करो, इसको रेडियन में रखो, अपने कैलकुलेटर का एंगल रेडियन के ऊपर रखो, एक दफा पूरी इक्वेशन पाई/2 की फॉर्म में डालो, फिर माइनस के साइन के बाद 0 की फॉर्म में डालो। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा पाई/2 प्लस का 1/8, आगे हो जाएगा साइन 4 का साइन 4, पाई/2 का पाई/2। ये आपने एक दफा अपर लिमिट के लिए डाला, फिर लोअर लिमिट के लिए डालोगे तो 1/2 का 1/2, 0 का 0, प्लस का 1/8 इंटू साइन 4 का 4, एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा। ये पूरी टर्म तो वैसे ही खत्म हो गई। यहाँ पे भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई/4 का पाई/4 प्लस का 1/8, तो ये बन जाएगा 2 2 4। तो ये आपके पास बन गया साइन 2 पाई, यानी कि साइन 360 भी 0 के बराबर होता है, ये भी खत्म हो गया, तो आंसर पाई/4 होना चाहिए मेरे नजदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 7,1 एंड 3, y इज 5। अच्छा ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आपको दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस गिवन है 5 के बराबर आ रहा है। पहले वाले पॉइंट की वैल्यू है 7,1, दूसरे वाले पॉइंट की वैल्यू है 3, y। ये आपके पास सिंपल x1 y1 है, ये आपके पास सिंपल x2 y2 है, ये आपके पास डिस्टेंस आ रहा है, तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज अ वेरी सिंपल थिंग, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1, तो ये बन जाएगा 3 माइनस का 7 का होल स्क्वायर, प्लस के साइन के बाद y2 माइनस y1, तो ये बन जाएगा y माइनस के 1 का होल स्क्वायर, सही है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये मैंने करवाया हुआ नहीं है, अगेन इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ये जो हासिदीन होते हैं ना, हसद करते हैं, भाई इनके माँ बाप ने इनको पैसे देके कोचिंग सेंटर भेजा हुआ होता है, तो वहां पे कोचिंग वाले रिक्रिएशन शेयर करेंगे, वो खुशी खुशी लेंगे। अगर एक बंदा फ्री में सबके लिए काम कर रहा है तो इनको बड़ी तकलीफ होती है, तो भाई इनको तकलीफ देना मकसद है मेरा। भाई काम सबके लिए ऐसा करना चाहिए कि लोगों को तकलीफ होनी चाहिए, और आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही है ना, तो आपने जिंदगी में ऐसे एहसान फरामोश नहीं बनना कभी भी, तो आप लोगों ने भी ऐसे लोगों को जल्दी पे तीली का काम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है गिवन दैट द फोसाई ऑफ द एलिप्स आर द पॉइंट्स 3,0 -3,0, यानी कि एक एलिप्स के आपको फोसाई के पॉइंट गिवन है प्लस माइनस का 3,0। फोसाई कहते हैं सी को, तो ऑब्वियसली आपको सी की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेयर 16x² प्लस का ay² इज इक्वल टू 4y²। अब देखो दो तरीके कार है वैसे सॉल्व करने का, आसान तरीन चीज अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप इस चीज को पूरी क्वेश्चन में डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा, यानी कि देखो आपको एक क्वेश्चन क्या गिवन है, ये गिवन है 16x² प्लस का a² y² इक्वल टू के बाद 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू a² का a²। तो भाई इलिप्स को सॉल्व करने का तरीकेकार ही क्या होता है, कांस्टेंट जो भी यहाँ पे आ रहा है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दो, तो ये बन जाएगा 16x² डिवाइडेड बाय 16a² प्लस के साइन के बाद a² y² डिवाइडेड बाय 16a² इक्वल टू के बाद 1। 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बेटा फर्दर कैसे सॉल्व होगा, इस a² से a² भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि देखो ये क्या बन गया, ये बन गया x² डिवाइडेड बाय a² प्लस का y² डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू के बाद 1।
यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई आपके पास ए स्क्वायर के सामने ए स्क्वायर है, और यहाँ पे देखो आपके पास सिंपल तरीके से क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास देखो सिंपल वाई स्क्वायर के नीचे 16 आ रहा है। अब देखो हम ये कह नहीं सकते कि ये किसकी वैल्यू है, ये तो मुझे पता है कि ए स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये बी स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर होगा। अगर मेरे पास ए स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है एक्स के नीचे, तो इसका मतलब क्या, बी स्क्वायर क्या है, 16 है। अब क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया हुआ कि आपका मेजर एक्सेस कौन सा है, मगर ये फोसाई का पॉइंट इसीलिए गिवन है, आपको बता रहा है कि आपका मेजर एक्सेस कौन सा है, एक्स का है। यानी कि भैया इसका मतलब बी स्क्वायर भी आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया। मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो अगर सी की वैल्यू मुझे गिवन है 3 के बराबर, तो सी स्क्वायर क्या होगा, 9 के बराबर। ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, नेगेटिव का साइन, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो नेगेटिव का 16 वहां पे जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 प्लस का 16 इक्वल टू के बाद ए स्क्वायर। तो भैया ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 प्लस का 16, इसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 25 का, ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 5। अब देखो आंसर क्या है, प्लस माइनस का 5। जो जिस बंदे ने माशाल्लाह से ये जो बनाया है ना पेपर, उसको भी नहीं पता क्या होगा आंसर, उसने अपनी मर्जी से दे धड़ाधन बना दिया। अब देखो वो कहना क्या चाह रहा है, जरा बात समझो, ए की वैल्यू पॉजिटिव में भी होगी नेगेटिव में भी होगी, आपका आंसर क्या होगा, प्लस का 5 होगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर मैं ए को यहां और यहां डालूंगा तो बाहर स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली उसे प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो इट सिंपली मींस कि आपका आंसर क्या होगा, 5 के बराबर होगा पॉजिटिव के। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि भाई सिंपल कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस निकालने, डिवाइड करवाओ, कोई मसले की बात नहीं, बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्लस का वाई सॉरी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 5 10 होता है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे 5 आ जाएगा, वाई स्क्वायर के नीचे 10 आ जाएगा, इक्वल टू के बाद 1 का 1। इसको आप आगे बैठ के फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो। यानी कि देखो बड़ी वैल्यू किसके नीचे आ रही है, वाई के नीचे, तो ऑब्वियसली ये ए स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर आ गया। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस अगर आपको चाहिए तो क्या होंगे, ये होंगे 0 कॉमा प्लस माइनस का ए, तो ये 0 कॉमा प्लस माइनस का 10 बन जाने चाहिए, क्योंकि रूट 10 बनने चाहिए। क्योंकि देखो जब आप इसको डिवाइड करवाओगे तो जाहिर सी बात है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या बात करी। मैंने आपसे एक सिंपल सी बात करी कि देखो 10 से अगर आप दोनों तरफ डिवाइड करवाओगे तो 2 5 10 होता है, इधर 5 आ जाएगा, इधर आपके पास वाई स्क्वायर के नीचे 10 ही रहेगा। सो आपके पास यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी अंडर रूट 10 के बराबर। सिंप्लीफाई करवा दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया हुआ है, डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स बताया हुआ है मैंने आपको, ये क्वेश्चन भी मैंने सारे करवाए हुए हैं, इसको भी मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ रहा है, मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व कैसे करना है, कि भाई आपको देखो एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, आगे से एग्जामिनर कह रहा है कि अगर ये एक और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के बराबर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग सेम ही होती है। देखो दुनिया के अंदर कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिया जाए, हमेशा दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अगर दुनिया के अंदर किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लेते हो और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेते हो, दोनों सूरतों में वैल्यू बराबर होती है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि यार आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 12 के बराबर है, और ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी जो है ना, ये बेसिकली आपके पास किसके बराबर है, ये 12 के बराबर है। ये किसके बराबर है, इस मैट्रिक्स बी के बराबर है। यानी कि मैट्रिक्स बी का जो आप डिटर्मिनेंट लोगे वो मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट के बराबर है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं बताइए मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा। याद रखिएगा सेम ही होता है, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बताई थी। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ही मैंने वीडियोस में बताया हुआ, तो करवाने की नीड नहीं है। cos 3x की वैल्यू 1/2 गिवन है, सिंप्लीफाई करवा लो यार, क्या मसले की बात है, सिंपल तरीके से। देखो बेटा ये क्वेश्चन एक बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन आ रहा है, cos 3x की वैल्यू 1/2 गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया हमारे पास सिंपल तरीके से गौर से देखो 3x का 3x एज इट इज है, अगर मैं cos को दूसरी तरफ भेजूंगा तो वहां पे जाके वो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स हाफ बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई और है डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 इनटू cos इनवर्स 1/2 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया था जान लगा के। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अच्छा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला हैविंग इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, ट्रांसफर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, लेंथ ऑफ इस ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट 42 एंड 50। सिंपल तरीके से लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस का फॉर्मूला अप्लाई करो, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट का फॉर्मूला अप्लाई करो, समझा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे क्या कहता है, एग्जामिनर मुझसे कहते हैं द बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्लोस टू 6 मीटर पर सेकंड इन 3 सेकंड, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बस। देखो भाई सिंपल ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ रहा है, इसको तो मैथ से ताल्लुक ही नहीं है। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी फाइनल माइनस का वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो वेलोसिटी फाइनल आपको क्या गिवन है, स्लोस 6 गिवन है, वेलोसिटी इनिशियल गिवन थी 12 डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज ऑफ 3 सेकंड्स। तो 6 में से 12 गया, क्या बचेगा, नेगेटिव का 6 बचेगा, डिवीजन में 3 3 2 नेगेटिव का 2, तो क्या बन गया, नेगेटिव का 2 आपका आंसर होगा। आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव के 2 के बराबर, क्योंकि याद रखिएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। इफ योर वेलोसिटी फाइनल इज 6 एंड वेलोसिटी इनिशियल इज 12, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी फाइनल वही लोगे जो कंसीडर हुई है। सो बच्चे ने बताया हुआ कि भाई सर हाशिम की प्लेलिस्ट घोल के पी जाओ, माशाल्लाह से। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये जो क्वेश्चन है भाई, अक्सर एक बच्चे ने इसमें गलती करी, मुझसे उसने कहा कि सर देखें आपने हमें पढ़ाया हुआ था कि रेंज जो होती है कॉस की वो होती है -1 से लेके
पॉजिटिव 1 के दरमियान, और ये क्लोज ब्रैकेट होते हैं। क्लोज ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है कि भैया आप एक्सट्रीम वैल्यूज भी काउंट करोगे, मिडिल वैल्यूज भी काउंट करोगे, मगर सर यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं गिवन। वो अल्लाह का बंदा रियल नंबर टिक करके आ रहा है। अबे भाई रियल नंबर कैसे हो सकते हैं? रियल नंबर तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, -7 भी रियल नंबर है, पॉजिटिव का 100 भी रियल नंबर है, तो आंसर हो नहीं सकता था। सो ऑब्वियसली इसका करीब तरीन आंसर फिर क्या होगा? ये होगा। ये ऑब्वियसली उनकी गलती है, मगर आपका आंसर फिर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाए हुए हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन मैंने लास्ट में पढ़ाई थी। अच्छा, 1 माइनस का cos 4x डिवाइडेड बाय 2, एनईडी के तमाम पेपर्स मैंने आपको सॉल्व करवाए हुए हैं, उसमें बहुत ज्यादा ही आ रहा है क्वेश्चन। सो भाई इसका मतलब क्या होता है? आपने सिंपल यहाँ पे पाइथागोरस आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, हमारे पास पाइथागोरस आइडेंटिटीज के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है कि कभी भी आपके पास अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है आपके पास 1 माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाय 2 के। और कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए cos स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास सिंपल तरीके से 1 प्लस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय 2, इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1 माइनस का साइन एज इट इज, आगे cos का cos, 4x को आप ब्रेक कर दोगे तो ये बन गया 2x के बराबर, नीचे डिवीजन में 2। सो भाई ये आपका एंगल आ गया। सिंपल तरीके से 1 माइनस का cos 2 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा सिंपल तरीके से साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, आगे आ जाएगा सिंपल 2x। क्योंकि देखो लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ आ जाए, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ आ जाए साइन 3x स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला ओपन कैसे होगा? भाई ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बेसिक फॉर्मूला है, ये ओपन होगा 1 माइनस का cos 2 का cos 2, ये फॉर्मूले का 2 होता है एक, सही है ना? और जो भी एंगल आ रहा होगा वो एंगल यहाँ पे लिखोगे डिवीजन में 2 का 2। तो हमने सेम काम इसको क्लोज करवाने के लिए करवाएंगे, तो मैंने यहाँ पे सेम काम आपको करके दिखाया किस तरीके से इसको आप क्लोज करवा रहे होगे, सेम पैटर्न के ऊपर हमारा क्लोज होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या मसले की बात है इसके अंदर? अच्छा भाई, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी अरेंज फॉर दी स्विमिंग, मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। कभी भी कोई वर्ड गिवन हो तो उसको बेटा कैसे करते हो कि देखो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का फैक्टोरियल ऊपर लेते हो, जितने भी रिपीटेड अल्फाबेट्स होते हैं इंडिविजुअली उनका फैक्टोरियल नीचे लेते हो। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, 8 ही है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीन तीन और नहीं 9 दिख रहे हैं यार मुझे, तीन तीन और दो, 8 ही है, सही है। 8 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, टोटल अल्फाबेट्स का फैक्टोरियल ऊपर आता है, और नीचे रिपीटेड अल्फाबेट्स का फैक्टोरियल देखो, एस रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, डब्ल्यू हो रहा है नहीं हो रहा, आई हो रहा है 2 दफा, तो आई का 2 दफा फैक्टोरियल आ जाएगा, एम देखो 2 दफा रिपीट हो रहा है मेरा बेटा, सो नीचे 2 फैक्टोरियल आ गया। सिंपलीफाई करोगे सॉल्व हो जाएगा। एक ग्राफ गिवन था, डिस्टेंस निकालना था, मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन पूछा हुआ था, पढ़ाया हुआ है आपको सारी चीजें। ये इफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर पढ़ाया हुआ है, मुझे नहीं बताने की नीड है। रेडिकल इक्वेशन गिवन थी भाई, इक्वेशन रेडिकल कोई वाली चीज आ रही है, तो ये सारी चीज तो मैंने आपको पढ़ाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है ना, अल्लाह भला करे, 2x। अच्छा, आपसे एग्जामिनर यहाँ पे देखो कह रहा है कि भैया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 3, कहता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो आपने यहाँ पे वैल्यू सिंपल तरीके से निकाल के दिखानी है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ये सारी चीजें मैंने आपको कवर करवाई हुई है, मेरा शागिर्द के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है, मेरा शागिर्द इंशाल्लाह आराम से इसको कवर कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे रिपीटेड। अच्छा ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, अक्सर पेपर्स के अंदर आ रहा है कि भाई एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ था, ये क्वेश्चन बेसिकली ये गिवन था, नीचे आपके पास आ रहा है 1 प्लस का साइन थीटा, ऊपर आपको नेगेटिव का साइन गिवन है, आगे आ रहा है 1 माइनस का साइन थीटा। रिमेंबर दिस थिंग, ये क्वेश्चन एनईडी के सॉफ्टवेयर में गलत गिवन है, मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है ना इन्होंने जहां से निकाला है गलत है। भाई ये नेगेटिव का साइन यहाँ पे नहीं होगा, प्लस का साइन होगा, नेगेटिव के ऊपर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आपने सिंपल करना क्या है, इसके नीचे आपने यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस का साइन थीटा, और आगे हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा। ये 1 माइनस का साइन थीटा अपने क्रॉस के अंदर ऊपर जाएगा, सो ऊपर हो जाएगा ये, और यहाँ पे जाके प्लस के साइन के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस का साइन थीटा अपने क्रॉस में ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये 1 प्लस का साइन थीटा एडिटिस का एडिटिस, तो बेटा प्लस के साइन थीटा से नेगेटिव का साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस का 1 2, और नीचे आपके पास क्या बन जाएगा, नीचे आपके पास बन जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो इसके ऑप्शंस के अंदर आंसर सेक स्क्वायर गिवन है, वो करेक्ट आंसर होगा। तो इसका और कोई ऑप्शन गलत नहीं है, और कोई ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। नेगेटिव के ऊपर आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, नेगेटिव के ऊपर जो चीज आ रही है बेटा वो गलत चीज है, वो आ रहा है ये वाला। इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपने लेक्चर्स में भी बहुत दफा क्वेश्चन पढ़ाया है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई आपके पास 3 टर्म्स गिवन है जीपी के अंदर, तो यहाँ पे आपको सम टू इन्फिनिटी फाइंड करना है और एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, द कॉमन रेशियो थ्रू आउट द एंटायर सीरीज विल ऑलवेज रिमेन सेम, यानी कि पहली 2 टर्म्स का आप कॉमन रेशियो निकालो या लास्ट 2 टर्म्स का कॉमन रेशियो निकालो, हमेशा सेम रहेगा। तो अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करूं तो पहली 2 टर्म्स का कॉमन रेशियो क्या होगा, ये होगा x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x प्लस का 10। लास्ट 2 टर्म्स का कॉमन रेशियो क्या होगा,
ये होगा x माइनस का 10 डिवाइडेड बाय x माइनस का 2। आप इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करवा दो, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही होंगे, मल्टीप्लाई होगी, टर्म यहाँ पे डिवाइड हो मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा मेरे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो x प्लस 10, जब x माइनस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो शुड बिकम a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू के बाद एक्स स्क्वायर माइनस का 10 का स्क्वायर माइनस 100। मेरे लेक्चर से लिया गया क्वेश्चन, मैंने लेक्चर में क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो भाई प्लस का 4 वहां जाएगा, नेगेटिव का 4 बन जाएगा, तो ये बन गया नेगेटिव का 4x। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4, जब वहां पे जाके नेगेटिव का 100 पे जाएगा तो नेगेटिव का 4 हो जाएगा, तो नेगेटिव 100 नेगेटिव का 4 नेगेटिव का 104, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 4 के टेबल में 104 कहाँ पे आता है, डिवाइड करवा दो। सिंपल तरीके से अगर आप 104 को डिवाइड करवाओगे 4 के ऊपर तो 26 आ जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू सिंपल 26 के बराबर आ गई। इस x की वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन में जगह जहां जहां x मांगा हुआ डाल दीजिए। ये जो आपके पास x की वैल्यू आ रही है, जहां जहां यहाँ पे x की वैल्यू आप डाल दीजिए, 26 आ गई, तो 26 प्लस का 10 क्या होगा, 36 के बराबर। 26 में से 2 निकालोगे क्या बनेगा, 26 में से 2 निकालोगे आप, ये बनेगा 24, और 26 माइनस का 10 क्या होगा, 16। सम टू इन्फिनिटी अगर आपको चाहिए, अब निकाल लो बैठ के। कॉमन रेशो पहले निकालोगे, कॉमन रेशो कैसे निकालोगे, r इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 36, तो क्या बन जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 36, ये हो जाएगा 2/3, यानी कि r की वैल्यू आ गई आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। अच्छा भाई, अब मुझे अगर सिंप्लीफाई करना है सम टू इन्फिनिटी, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मुला होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। a की वैल्यू किसके बराबर है, a बराबर है मेरे पास 36 के, 1 माइनस का r, r बराबर है 2/3 के, सिंप्लीफाई करवा लो, तो ये बन गया 36 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3। सिंप्लीफाई करोगे सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू 108 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में tn की वैल्यू गिवन है, करवा चुका हूं मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो के अंदर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पीरियोडिक मैट्रिक्स है, ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर भी कोई ऐसी चीज नहीं है, अच्छा ये सारी डिटेल में मैं डाल दूंगा, ये इस क्वेश्चन में सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कोई इंपॉर्टेंट मुझे अगर दिखता है तो मैं आपको अगेन बताता हूँ। ये सारी चीज तो मैंने आपको खैर ऑलरेडी बताई हुई है, एसेंटिसिटी। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर देखो इसका आंसर क्या होगा, रिमेंबर दिस थिंग, इसका आंसर 67 है, 66 है। ये क्वेश्चन एनईडी के सॉफ्टवेयर में गलत गिवन है, पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑल दो अपनी दूसरी तीसरी वीडियो में करवाया हुआ होगा, मगर अगर मैं उसको दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। देखो ये क्वेश्चन ओरिजिनली यहाँ पे बच्चे ने हो सकता है गलत लिखा हुआ है, हो सकता है उसके बाद इस तरह का कॉन्सेप्ट आया हो। ओरिजिनली जो क्वेश्चन बेसिकली मौजूद था वो ये था कि यार आपके पास एग्जामिनर कहता है कि भाई y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है रूट के अंदर 2z स्क्वायर प्लस का 8z, या फिर इसको एफ जेड कह देगा, बात एक ही है, सही है ना। इसको मैं फंक्शन z कहूं या y कहूं, बात एक ही है। तो मुझे y की वैल्यू गिवन है, एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, क्या फाइंड करके बताओ, एग्जामिनर कह रहा है फाइंड करके बताओ, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज ऑफ z इफ z इंक्रीजेस फ्रॉम 27 टू 28। यहाँ पे बच्चे ने 7 to 8 लिखा हुआ है, अगेन सेम ही चीज है भाई, पैटर्न समझ लो, देखो कॉन्सेप्ट समझो, मेरी इन वीडियोस का मकसद क्या, कॉन्सेप्ट समझाना, कॉन्सेप्ट की समझो बात को। आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं कि यार y की वैल्यू तुम्हारे पास ये आ रही है, तो बताइए अगर तुम्हारे पास z इंक्रीज कर रहा है z1 से z2 के ऊपर, 27 से 28 के ऊपर, तो बताइए अप्रोक्सीमेट चेंज क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर चेंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगेन डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने पढ़ाया हुआ है कि मेरे प्यारे बेटे इसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट है कि देखो हमारे पास चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy बाय dx के बराबर होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई होप ये बात सबको मालूम होगी। अब देखो अगर आपको y की इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है y की इक्वेशन, ये गिवन है अंडर रूट के अंदर 2z स्क्वायर प्लस का 8z, तो मैं इसका वन टाइम डेरिवेटिव लेता हूं। तो भाई डेरिवेटिव लेने का शॉर्टकट मैंने तमाम शागिर्दों को सिखाया था कि स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1/2 लिखते हैं। सिंपल तरीके से जो भी रूट वाली टर्म आ रही है वो उसको एक दफा एज इट इज नीचे लिखते हैं, और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, रूट के अंदर वाली टर्म से डेरिवेटिव लोगे, 2z स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 4z के बराबर, 8z का डेरिवेटिव हो जाएगा 8 के बराबर। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, dy बाई dz की। अब जरा बात समझो, हमें निकालना क्या है, हमें डेल्टा वाई निकालना है, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है। सो भाई मैं क्या कह सकता हूँ कि डेल्टा वाई किसके बराबर है, अच्छा डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स का मतलब ये होता है कि भाई जो भी जिस चीज का आप चेंज निकाल लो ना उसका डिफरेंस क्या था, उसका चेंज क्या था। तो एग्जामिनर ने आपको बताया है z1 माइनस z2, तो भाई मैं क्या कह सकता हूँ कि डेल्टा z की वैल्यू क्या होगी, ये होगी सिंपल तरीके से z2 माइनस z1, 28 में से 27 जाएंगे तो एक बच रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना भाई, अगर ये z के बराबर है तो डेल्टा z क्या होगा, डेल्टा z मेरे पास सिंपल तरीके से बराबर होगा इसके डिफरेंस, क्या आपको डिफरेंस गिवन है, सही है ना, तो क्या बन जाएगा 1 के बराबर होगा, तो नीचे तो 1 आ गया। और देखो यहाँ पे अब dy बाई dx के अंदर इसकी वैल्यू को अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर 4z प्लस का 8 और नीचे क्या है 2 का 2, रूट के अंदर 2z स्क्वायर प्लस का 8z। अब देखो z के अंदर क्या वैल्यू डालोगे, आपको एक इनिशियल वैल्यू गिवन है, एक फाइनल वैल्यू गिवन है, जो इनिशियल वैल्यू होती है वो मेरा z होता है, तो जहां जहां z आ रहा है वो डाल दीजिए, क्या बन जाएगा 4 का 4, z की जगह पे 27 आ गया, आगे हो जाएगा प्लस का 8, नीचे डिवीजन के अंदर 2 का 2, अगेन रूट के अंदर 2 का 2, 27 का स्क्वायर प्लस का 8 इंटू 27, कैलकुलेटर में डालोगे आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन की लॉजिक है। अगर ये क्वेश्चन आएगा इसको भी इस पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हो, सेम पैटर्न है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो अगेन इसके ऊपर पहले आप इसका चेंज इन जेड निकाल, चेंज इन वो निकालोगे, डी बाई डी एक्स निकालोगे इसका,
तो क्या बन जाएगा डी बाई डी एक्स की वैल्यू इस केस में ये हो जाएगी 1/2 अंडर रूट के अंदर जेड स्क्वायर माइनस का 8z, ऊपर जाओगे ऊपर जाके रूट के अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव लोगे वो बन जाएगा 2z माइनस का 8। अब बैठ के आपको ये 7 to 8 गिवन है, अगेन यहाँ पे z1 की वैल्यू 7 है, z2 की वैल्यू 8 के बराबर है, तो यहाँ से आपके पास जो डेल्टा z आएगा बेटा अगेन वो 1 के बराबर आएगा। सिंपल तरीके से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, हमें चेंज इन y निकालना है, हमें अप्रोक्सीमेट चेंज जो कि चेंज इन y होता है वो फाइंड करना है। डेल्टा x का मतलब होता है z2 माइनस z1, तो वो ऑब्वियसली 1 के बराबर होगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जो इक्वेशन निकाली है उसको प्लॉट करोगे, जहां जहां z आ रहा है वो हमेशा z1 की वैल्यू डालोगे, सिंपलीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। दैट्स द बेसिक लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। सो भाई ये एक और क्वेश्चन था जो कि मैंने बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, अ स्विमिंग पूल 40 फीट लॉन्ग हैविंग अ डेप्थ ऑफ 4 फीट ऑन वन साइड एंड 8 फीट ऑन द अदर साइड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम अलोंग द बॉटम। अब इस क्वेश्चन की लॉजिक समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अपने ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमेशा इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूं कि मेरे प्यारे शागिर्दों आप हमेशा कॉन्सेप्ट को समझा करो। देखो एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा है, अच्छा बाय द वे स्विमिंग पूल की बात कर रहा है। स्विमिंग पूल जो बच्चे नहीं गए मैं उन्हें बता देता हूं कि स्विमिंग पूल की खास बात क्या होती है कि एक तरफ गहराई थोड़ी कम होती है और एक तरफ गहराई क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि आसान भाषा में कि लेट्स सपोज स्विमिंग पूल के अंदर एक तरफ की गहराई अगर ऐसी है तो एक तरफ से स्विमिंग पूल ऐसे बना हुआ होता है। यानी कि भैया स्टार्टिंग के अंदर वो आपके पास स्लोप चल रहा होता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके नाक से ऊपर पानी जाता जाएगा। तो इसलिए एक प्रॉपर बंदा ही स्विमिंग कर सकता होता है एक प्रॉपर स्विमिंग पूल के अंदर। सो लेट अस कंसीडर कि एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा है कि एक तरफ स्विमिंग पूल की हाइट गिवन है 4 फीट की और एक तरफ स्विमिंग पूल की हाइट गिवन है 8 फीट की। एग्जामिनर कहते हैं स्विमिंग पूल कितना बड़ा है, 40 फीट बड़ा है। आपसे एग्जामिनर मांग क्या रहा है, आपसे एग्जामिनर मांग रहा है कि दोनों बॉटम्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा। लेट सपोज मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब इसको निकालूंगा कैसे, यार मैं सिंपल तरीके से अगर यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर दूं, मुझे पता है कि यार अगर 8 फीट सबसे बड़ी वाली जगह की हाइट है तो भाई 4 फीट के सामने भी क्या होगा, 4 फीट ही होगा। नॉर्मल सी बात है, 4 फीट के सामने भी क्या होगा, 4 फीट ही होगा। तो रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 4 ही होगा। जाहिर सी बात है ना, अगर पूरी लाइन का डिस्टेंस ये 8 फीट के बराबर है तो मुझे 4 फीट एक और साइड का डिस्टेंस गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ तो अगर यहाँ पे 4 है तो इतना डिस्टेंस भी क्या होगा, 4 के बराबर ही होगा। नॉर्मल सी चीज है। तो मुझे यहाँ का डिस्टेंस मिल गया 4 और मुझे ये वाला डिस्टेंस बताया कि डिस्टेंस कितना है 40। मुझे इसको फाइंड करना है। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे क्योंकि देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर्म हो गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर बन गया। हमें मालूम है कि पाइथागोरस साहब ने मरने से पहले क्या कहा था, एच स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी आपके पास, सिंपल तरीके से परपेंडिकुलर आ गया किसके बराबर, 4 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू आ गई सिंपल 40 के स्क्वायर के। सिंपलीफाई करवा दीजिए, क्या बन जाएगा, कैलकुलेटर में डालो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस के साइन के बाद 4 का स्क्वायर। सिंपल तरीके से इसका अगर आप अंडर रूट अब लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास तकरीबन 40.19 के बराबर। क्या आंसर आ जाएगा, 40.199 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे मैंने आपको करवाए हुए हैं, कोई मसले की बात नहीं है। इन क्वेश्चंस के लॉजिक मैंने आपको दी हुई है। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन की लॉजिक को जरा समझ लो। यहाँ पे बच्चे ने क्वेश्चन मार्क करके दिया हुआ है, भाई इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। मेरे प्यारे बेटे सिंपल तरीके से आपके पास फैक्टराइजेशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैंने आपको इसकी लॉजिक बताई हुई है। डिवाइड किससे हो रहा है, एक्स माइनस टू से। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपल तरीके से फैक्टराइजेशन थ्योरम पे जाना है। यहाँ पे आपने 2 को लिख दिया, ऊपर जो भी आपके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना वेरिएबल्स के, उनको लाइन बाय लाइन लिखो। पहला आ रहा है 1, दूसरा आपके पास आ रहा है नेगेटिव का 3, तीसरा आ रहा है प्लस का 5, चौथा आ रहा है नेगेटिव का 32 कांस्टेंट। अब देखो पहली वाली वैल्यू नीचे जाएगी 1 बनी, ये 1 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 बन गया। नेगेटिव का 3 प्लस का 2 क्या होता है, नेगेटिव का 1। ये नेगेटिव का 1 जाएगा अगेन 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया नेगेटिव का 2। 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा। सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जार 6 हो जाएगा। तो नेगेटिव का 32 और प्लस का 6 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपके पास 32 माइनस 6, ये बराबर होगा नेगेटिव के 26 के। ये आपका रिमाइंडर आ गया। आपका आंसर क्या होगा, ये जो आपकी टर्म्स बची हैं आपका आंसर बनाएंगे। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, आगे आ जाएगा माइनस का एक्स प्लस का 3। ये फैक्टराइजेशन थ्योरम के ऊपर आपकी सिंपल तरीके से इक्वेशन आ गई। मैंने सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं आप लोगों को। अच्छा एक कोफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको भी रिपीट कर देता हूँ। देखो कोफ फैक्टर का मतलब होता है कि लेट सपोज आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, 1 2 4 3 1 2 1 4 6। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कोफ फैक्टर A32 की वैल्यू बताओ। इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज मुझे A32 की वैल्यू अगर निकालनी है ना, तो A32 कहां पर है, देखो A32 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, यानी कि मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। कोफैक्टर या माइनर क्या होता है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि आप सिंगल इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट से वैल्यू को फाइंड करो। यानी कि देखो कोफैक्टर का मतलब क्या, नेगेटिव का 1 एडिट का एडिट आएगा, क्योंकि मुझे A32 की वैल्यू निकालनी है तो पावर में हो जाएगा 3 प्लस का 2 और मैं इस वैल्यू के रिस्पेक्ट से अपना डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। तो भाई अगर मैं 4 यहाँ पे रखता हूँ तो 4 जिस रॉ में आ रहे हैं जिस कॉलम में आ रहे हैं सब इग्नोर, बाकी के 4 नंबर ये आ जाएंगे 1 3 4 और 2। तो नेगेटिव 1 की पावर 5 बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2 एंड 3
4 इज 12, नेगेटिव 1 की पावर 5, नेगेटिव का 1 ही रहेगा, 2 में से 12 जाएंगे, हमारे पास नेगेटिव का 10 बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस के 10 के बराबर। इस तरीके से मेरे प्यारे बेटे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, को फैक्टर का देखो फॉर्मूला ही क्या होता है, को फैक्टर किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट की वैल्यू को फाइंड करने को कहते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू को निकालना है, तो सिर्फ इसकी वैल्यू को जो फाइंड करना है ना, ये इसका कोफैक्टर है, जो डिटरमिनेंट में आप लोग काम करते हैं। सेम चीज होता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है मेरा बेटा, ये सिंपल सी बात है, मुश्किल चीज थोड़ी है इसके अंदर। ये देखो बेटा, उस बच्चे ने गलत आपको एमसीक्यूज बताया, बताओ माइनस का साइन नहीं था, यहाँ पे प्लस का ही साइन ही है। आई वाज टोटली राइट कि देखो यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे प्लस की वैल्यू है, तो क्वेश्चन बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का साइन एक्स, आगे आपके पास प्लस के साइन के बाद 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का साइन एक्स ही है। इसका आंसर 2 सेक्स स्क्वायर के बराबर होगा, आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, सिंपल सी। अब देखो बेटा, मैं कुछ एमसीक्यूज आपको कैटेगोरिकली अलग से बता देता हूँ, जो कि पेपर में पूछे जा रहे हैं, मजे के हैं। आइए चेक करते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो ये पहले ये एमसीक्यू जिसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं अल्फा बाय बीटा माइनस की बीटा बाय अल्फा की वैल्यू बताइए। सो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप सम ऑफ रूट की वैल्यू निकालते हो, जो कि अल्फा प्लस बीटा होता है। तो देखो आपके पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है नेगेटिव का बी डिवाइड बाय ए। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, जिसको निकालने का तरीकेकार होता है अल्फा डॉट बीटा सी डिवाइड बाय ए। आपके पास ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू नेगेटिव का 2 है, सी की वैल्यू 4 है, तो आपका आंसर क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा का, ये बनेगा नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, बी की वैल्यू नेगेटिव 2 है, डिवीजन में 3 का 3, सिंपलीफाई करोगे तो इट शुड बिकम आपके पास पॉजिटिव का 2 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर, सही है ना। इसी तरीके से आप c डिवाइड बाय a निकालोगे, c डिवाइड बाय a की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइड बाय 3 के बराबर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ये वाली टर्म। इसको हमने इक्वेशन से क्या क्या निकाल लिया, आपने पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, फिर अल्फा माइनस का बीटा निकाल लिया। अब आपको सॉल्व क्या करना है, सॉल्व इसके लिए करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे भाई, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो बेटा नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होंगी, अल्फा जाके अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, बीटा जाके बीटा से मल्टीप्लाई होगा, बीटा स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बेटे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये बराबर होता है आपके पास सिंपल अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस के बीटा के, नीचे डिवीजन में अल्फा बीटा का अल्फा बीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो कि देखो अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, अल्फा माइनस बीटा का अपना फॉर्मूला होता है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास दुनिया के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आगे क्या होता है माइनस का 4 अल्फा बीटा, नीचे डिवीजन में अल्फा बीटा का अल्फा बीटा। अब आप बैठ के इसको सिंप्लीफाई करवा दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, 2/3 के बराबर है, रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो भाई 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 के बराबर, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 के बराबर, माइनस का 4 एज इट इज। अल्फा बीटा क्या है, देखो अल्फा बीटा बराबर था 4/3 के बराबर, नीचे डिवीजन में अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा की जो भी वैल्यू है उसको डालोगे। अब आपने बैठ के सिंपल इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। आई डोंट थिंक यार मुझे इसको मजीद डिटेल में लेके जाने की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि देखो बेसिक क्वेश्चन है, आपने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाना है एंड आपका क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। बेटा देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा, मुझे सॉल्व करवाने की नीड ही नहीं पड़नी चाहिए इसको फर्दर, बेसिक कैलकुलेशन है, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं बता भी देता हूं कि 2/3 का ऊपर 2/3 एज इट इज, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हुई सबसे नीचे वाली टर्म पर जाके पलटी करके लिखी जाएगी, तो ये बन जाएगा 3/4 के बराबर। ऊपर देखो अंदर क्या होगा, अंदर एलसीएम लोगे, कैलकुलेटर पे डायरेक्टली डाल लो, नेगेटिव में वैल्यू आएगी मेरे ख्याल में, क्योंकि आपके पास आयोटा बेस्ड टर्म बन रही होगी। सो अंदर मेरे पास बन जाएगा नेगेटिव का 44/9 के बराबर, सही है ना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये बन गया 1/2 का 1/2, और सिंपल तरीके से अंडर कट गया, ये बच गया 1/2। यहाँ पे अंडर रूट किस पे अप्लाई होगा, नेगेटिव 44 पे, 9 का रूट होता है 3 के बराबर। तो ये आपके पास कभी भी रूट में बेटा नेगेटिव की वैल्यू आ जाए तो आयोटा बन जाएगा, और ये रूट 44 हो जाएगा, तो रूट 44 किसके बराबर होता है भाई, रूट 44 बराबर होता है 2√11 के। तो ये बन गया आपके पास 2√11 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका पर्टिकुलरली फाइनल आंसर होगा, चेक कर सकते हो, सिंपल है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लियर नहीं है, इसलिए भाई आसान सा क्वेश्चन है, जो भी होगा अगली टर्म चूंकि नहीं मुझे पता इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता एपी है कि जीपी है। तो भाई आपसे S90 पूछा हुआ है, अगेन आप सीक्वेंस को देखोगे, सीक्वेंस में अगर तो कॉमन डिफरेंस सिमिलर है दैट्स मीन ये एपी है, अगर तो थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन रेशियो सिमिलर होगा तो जीपी होगा। तो जो भी चीज होगी आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करवाओगे, आपको एन की वैल्यू गिवन है 90 के बराबर, सम ऑफ 90 टर्म निकालना है, मेरा ख्याल है जीपी का क्वेश्चन होगा, बट अगेन आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं करवा नहीं सकता, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता तीसरी टर्म क्या होगी। तो जो भी तीसरी टर्म होगी आप चेक कर लोगे, जो भी सीक्वेंस होगा उसके हिसाब से, है ना, आगे मूव कर सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन और आ रहे हैं, ये कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 11। अब अगेन ये क्वेश्चन जो आ रहा है पेपर के अंदर, तो जाहिर सी बात है बेटा इसको सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल इसका डेरिवेटिव मांगा हुआ था, डेरिवेटिव लेने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। तो फंक्शन अगर आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 11, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। आगे कैसे बढ़ेगी कि बेटा सिंपल आप अब अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 2x के बराबर हो जाएगा, सिंप्लीफाइड हो गया। अच्छा ये जो क्वेश्चन आ रहा है अगेन सिंपल क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का, sin की पावर 4x माइनस cos की पावर 4x डिवाइड बाय sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x, इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो इसको सॉल्व करने की लॉजिक है, क्या लॉजिक है कि
आप इसकी पावर्स को ब्रेक कर दो। पावर्स को ब्रेक करोगे ना बेटा, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर में स्क्वायर। नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन में आपके पास मौजूद है साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। देखो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होगा। तो ये कैसे ब्रेक होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। सर ये क्या काम करा आपने, अरे भाई मेरे प्यारे बेटे, हम लोगों ने सिंपल तरीके से यहाँ पे पावर्स को ब्रेक कर दिया कि भाई साइन की पावर 4 को हमने स्क्वायर स्क्वायर में ब्रेक करा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मुला अप्लाई कर दोगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू के बाद बना जाएगा, सिंपल है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ था कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू की पावर ए आपको फाइंड, टू की पावर ए की वैल्यू गिवन थी शायद 3 के बराबर, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ रहा था, टू की पावर ए की वैल्यू गिवन थी 3 के बराबर, टू की पावर ए प्लस 3 पूछा हुआ था। तो सॉल्व कैसे करोगे, देखो आपके पास दुनिया में कभी भी अगर इस तरह की वैल्यू मौजूद हो, इसका मतलब क्या होता है, पावर्स ऐड हुई हुई हैं, आप इनको ब्रेक करवा दो। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई देयर बेसिस आर सेम, देयर पावर ऑलवेज ऐड। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टू की पावर ए इंटू टू की पावर 3, टू की पावर ए की वैल्यू गिवन है आपको, लेट सपोज किसके बराबर गिवन है, 3 के बराबर गिवन है, जो भी वैल्यू गिवन होगी, मैंने अपने पास से 3 लिखा है, जो भी वैल्यू गिवन होगी, और टू की पावर क्यूब होता है 8 के बराबर, तो 8 3 24 आपका आंसर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन थी, वो वैल्यू मुझे नहीं पता, टू की पावर ए की उसने वैल्यू क्या दी हुई थी, जो भी वैल्यू दी हुई थी वो उसके बराबर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या लॉजिकल चीज है यार, ये तो बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था बच्चों वाला मुझे। अब देखो बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, इस क्वेश्चन को भी जरा समझ लो। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एचपी के अंदर टी टेन की वैल्यू गिवन है 35 के बराबर, और टी 34 की वैल्यू गिवन है 24 के बराबर, टी एन की वैल्यू 3 गिवन है। देखो सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को एपी में कन्वर्ट करवाता हूं, तो भाई टी टेन की वैल्यू क्या बन जाएगी, एपी के अंदर 1/35 के बराबर। सिमिलरली टी 34 की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1/24 के बराबर। आपके पास टी एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1/3 के बराबर। आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है ना, कोई मसले की बात नहीं है। वो तमाम बच्चे जो मुझसे तालीम हासिल करते हैं जानते हैं कि मैंने एक शॉर्टकट पढ़ाया है। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से इसको क्या करेंगे, हमने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, ये होगी टी 34 माइनस का सिंपल तरीके से टी 10, नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा आपके पास 34 माइनस का 10। मैंने एक शॉर्टकट सिखाई हुई, आप उस शॉर्टकट को संभाल कर लीजिए। टी 34 की वैल्यू अगर आपके पास गिवन है 1/24 के, टी 10 की वैल्यू गिवन है अगर 1/35 के, सो आपका आंसर क्या होगा, डिवीजन अंदर आपके पास हो जाएगा सिंपल तरीके से 34 माइनस का 10। इसको आपने बैठ के सिंपलीफाई करवा लेना, कैलकुलेटर के ऊपर डालो। सबसे पहले 1/24 को अगर मैं माइनस करवाता हूँ 1/35 से, तो ये आपके पास क्या बन रहा होगा, 11/840। कोई मसले की बात नहीं है, क्या बन गया 11/840। फिर 34 में से अगर 10 को निकालोगे तो बेटा 24 बचेगा। ये 24 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा 11/840 मल्टीप्लाई बाय 1/24। तो आप सिंप्लीफाई करवा लोगे, क्या बन जाएगा, इसको मैं डायरेक्टली अगर डिवाइड करवा दूं 24 के साथ, तो ये आपके पास आ रहा होगा कॉमन डिफरेंस 11 डिवाइडेड बाय 20160, ये आपके पास आ रहा होगा। तो बेटा देखो आपके पास सिंपल तरीके से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। जब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई, अब आप ए की वैल्यू पहले निकाल लो। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, अरे भाई ए निकालने के लिए सिंपल आप इसमें से कोई भी एक फॉर्मूले को ओपन कर दो। तो टी 10 का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा सिंपल तरीके से ए प्लस का 9d, किसके बराबर होगा, ए प्लस का 9d इक्वल टू के बाद 1/35 का 1/35 एज इट इज। तो भाई ए का ए एज इट इज। देखो आपके पास डी की वैल्यू क्या आई है, जो भी डी की वैल्यू आई है ना, जैसे भी नंबर आया उसको यहाँ पे डाल दो, तो ये बन जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 20160। अब आप इक्वल टू के बाद 1/35 है, देखो एक कंप्लीट टर्म यहाँ पे प्लस हो रही है, वहां पे जाके माइनस हो जाएगी, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे अपना आंसर निकाल लो। ये बन जाएगा आपके पास 1/35 माइनस का 9 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 11 डिवाइडेड बाय 20160। सिंप्लीफाई करोगे आपके पास कॉमन ए की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 53 डिवाइडेड बाय 2240 के बराबर। ये आपके पास ए का आंसर आ जाएगा। अब लेट सपोज आपको टी एन की वैल्यू गिवन है, तो आपका टी एन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा देखो ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी आगे इक्वल टू के बाद 1/3। अब आपको चूंकि डायरेक्टली एन की वैल्यू चाहिए ना, तो अपना अपना थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दो। क्या बन जाएगा, देखो प्लस का ए वहां पे जाएगा, तो ये बन जाएगा एन माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू के बाद 1/3 माइनस का ए। अब देखो डी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके पूरी टर्म से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एन माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 1/3 माइनस का ए, और इस कंप्लीट टर्म से वहां पे जाके डी डिवाइड हो जाएगा, सही है ना। अब डायरेक्टली यहाँ पे अपनी वैल्यूज को प्लॉट कर दो। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, तो आपने थोड़ा सा तरीके से काम करना है। तो 1/3 का 1/3 माइनस का ए, मेरे पास ए का आंसर क्या था, ए का आंसर था हमारे पास 53 डिवाइडेड बाई 2240। तो ए की जगह पे ए की वैल्यू डाल दी 53 डिवाइडेड बाई 2240 मल्टीप्लाई बाय 1/d। अब देखो डी डिवीजन के अंदर है, तो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर जाके पूरी टर्म रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, नॉर्मल सी बात है। तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल 20160 डिवाइडेड बाई 11। अब ये क्या बन जाएगा, कैलकुलेटर में डालो, 1/3 1/3 माइनस का
53 डिवाइडेड बाई 2240 मल्टीप्लाई का साइन, और आगे आपके पास है 20160 डिवाइडेड बाई 11। मैं चेक कर लेता हूँ भाई, मैंने सॉल्यूशन सही डाला है, बिल्कुल सही डाला है। अब इसको अगर मैं इक्वल टू करता हूँ तो मेरा आंसर जो आ रहा है ना, वो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन में उन्होंने कोई भंडा मारा हुआ है, क्वेश्चन में कोई तरीके से भंडा। तो बेटा देखो, जब आप इसको सिंपलीफाई भी करोगे ना, आपके पास जो आंसर आ रहा होगा, मैं आई हैव चेक्ड इट मल्टीपल टाइम, ये आपके पास n की वैल्यू 5.6.54 आ रही होगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर एनईडी की तरफ से कोई भंड आ रहा है। मैं ओपनली आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन के अंदर एनईडी की तरफ से कोई भंड है, क्योंकि आपका आंसर डेसिमल के अंदर कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। सो भाई, या तो ये क्वेश्चन आपके पास ये होना चाहिए कि T10 की वैल्यू 1/35 है, और T34 की वैल्यू 1/24 है, और आपको टी एन की वैल्यू गिवन है 1/3 के बराबर एचपी के अंदर। तब या तो सॉल्व करोगे तो कोई छोटा नंबर आंसर आएगा, तो उस सूरत में सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आप नहीं कर सकते बेटा, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ। नॉन ऑफ दिस फिर तो आंसर होगा। सो अगर तो ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है ना, तो उस सूरत में देखो, जब मैं इसको एपी में कन्वर्ट करूंगा, T10 की वैल्यू 35 हो जाएगी। T34 की वैल्यू, टी क्या था यहाँ पे, T34 था ना, हाँ, T34 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी फिर 24 के बराबर, और Tn की वैल्यू फिर आपके पास हो जाएगी 3 के बराबर, अगर तो ये एपी के अंदर है। उस सूरत के अंदर जब मैं सॉल्व करने के ऊपर आऊंगा, तो अगेन पहले कॉमन डिफरेंस लूंगा। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, बड़ी वाली टर्म माइनस छोटी वाली टर्म, 24 माइनस का 35, और नीचे इनकी टर्म नंबर्स को सेपरेट करोगे तो 34 माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आएगी, तो ये आएगी आपके पास 24 माइनस का 35 माइनस का 11 ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, 24 माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 34 माइनस का 10। तो ये बन जाएगा आपके पास, डी की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव के 11 डिवाइडेड बाय 24 के बराबर। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो ए की वैल्यू निकालने के लिए, तो ए का फॉर्मूला क्या होगा, एक टी एन के लिए इस्तेमाल करूंगा, ए प्लस का 9d इक्वल टू 35, ए प्लस का 9d इक्वल टू 35। सो ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू 35 माइनस का 9d, डी की वैल्यू यहाँ पे डाल दी डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर, तो बन जाएगा 35 माइनस का 9 इंटू आंसर। सो ये देखो, मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 313 डिवाइडेड बाय 8 के बराबर। सो ये मेरे पास ए आ गया, मेरे पास डी आ गया। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करूं, देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, टी एन के लिए फॉर्मूला होगा ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू के बाद 3। सो यहाँ पे देखो मेरे पास ये हो जाएगा एन माइनस का वन इंटू डी इक्वल टू के बाद 3 माइनस का ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो मेरे पास, अल्लाह भला करे, 3 में से पहले ए की वैल्यू को माइनस कर दो। ए की वैल्यू किसके बराबर निकाली थी, ए की वैल्यू मेरे पास आई थी 313 डिवाइडेड बाय 8 के, और ये डी जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। सो मैं एक साथ ही करके आपको बता रहा हूँ, क्या देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो 3 माइनस का 313 डिवाइडेड बाय 8, और ये मेरे पास आंसर आ रहा है नेगेटिव का 289 डिवाइडेड बाय 8। जो भी वैल्यू आई उसको डी पे डिवाइड करवा दो, तो आंसर डिवाइडेड बाय डी, डी की वैल्यू लेट सपोज मेरे पास है नेगेटिव का 11 डिवाइडेड बाय 24। तो ये मेरे पास बन रहा है n माइनस का 1 इज इक्वल टू 867 डिवाइडेड बाय 11। तो n की वैल्यू क्या आएगी, तो माइनस का 1 अगर वहां पे जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 1, तो ये बन जाएगा 878 डिवाइडेड बाय 11। सो अगेन यार, नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता भाई ये आपके पेपर में आना चाहिए, तो ये मेरे पास बहुत इलॉजिकल बनेगा। ये 79.9 टर्म आ रही है, अगेन ये क्वेश्चन गलत गिवन है भाई, यहाँ पे नन ऑफ दीज मेरे नजदीक आंसर होना चाहिए। तो चेक कर लीजिएगा आपको करीब तरीन आंसर कौन सा गिवन है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन ही आपको इलॉजिकल गिवन है, गलत गिवन है, मैं आपको हर दोनों तरीकों से मैंने करके दिखा दिया, किसी से भी आंसर नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन की लॉजिकली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, सिंपल रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एक्स और वाई की वैल्यू पूछी भी थी, कैसे सॉल्व करोगे। देखो भाई सिंपल, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन को यहाँ पे अप्लाई करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कैसे होती है, जो भी नीचे वाली टर्म होती है उसको रैशनलाइज करवाते हो। सो बेटा देखो, नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस का आयोटा, ऊपर हमारे पास क्या, ऊपर हमारे पास है 3 प्लस का 5 आयोटा। रैशनलाइज कैसे करवाते हैं, जो भी नीचे वाली टर्म होती है सेम टर्म लेते हैं, खाली उसके मिडिल टर्म के वैल्यू को इमेजिनरी टर्म के साइन को कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई डिवाइड। तो नीचे बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट इज 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर खाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3 1 3 बन गया, 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा बन जाएगा। 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा हो जाएगा, 5 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। सिंपलीफाई फर्दर कैसे करवाओगे, देखो बेटा नीचे मेरे पास क्या बन गया, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इज नेगेटिव 1, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस 1 हो गया, तो 1 प्लस का 1 2 बन गया। और यहाँ पे 3 का 3 एडेड है, देखो 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा, ये बन जाएगा 8 आयोटा प्लस का 5 आयोटा स्क्वायर होता है नेगेटिव के 1 के बराबर। तो 3 में से अगर आप 5 निकालोगे, ऊपर 2 प्लस का 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अगर अब आप यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक करवाओ तो 2 से 2 कटेगा, 2 4 जार 8, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 1 प्लस का 4 आयोटा इक्वल टू के इस तरफ मौजूद था x प्लस का आयोटा y। सो भाई आपके पास x की वैल्यू आ गई 1 के बराबर,
बराबर, y की वैल्यू आ गई 4 के बराबर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच्चे ने मुझे भेजा था कि सर ये क्वेश्चन गिवन था नॉट अ ब्लैक फेस कार्ड। अब इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, जरा इसकी समझ लो। लेट सपोज अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि नॉट अ ब्लैक फेस कार्ड, तो पहले तो समझो कि भाई टोटल आपके पास ब्लैक फेस कार्ड होंगे कितने। एग्जामिनर ने अगर आपसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है नॉट अ ब्लैक फेस कार्ड, अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो भाई कभी भी अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाए ना और आप फंस रहे हो, तो भाई नॉट को भी इग्नोर कर दो, अभी सिर्फ ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। देखो हमारे पास कार्ड्स के डेक के अंदर टोटल कार्ड्स होते हैं 52, 52। आपके पास जो टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26। और उसके अलावा आपके पास जो टोटल फेस कार्ड्स या टोटल पिक्चर कार्ड्स होते हैं हमारे पास, वो हर डेक के अंदर 12 के करीब होते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो, हर टोटल 4 ग्रुप्स होते हैं आपके पास। एक स्पेड्स का ग्रुप है, एक आपके पास डायमंड का ग्रुप है, एक हार्ट्स का ग्रुप है, और एक आपके पास जो ग्रुप आ रहा है स्पेड्स, डायमंड्स, हार्ट्स के अलावा वो आ रहा है क्लब्स का। तो यानी कि हर ग्रुप के पास अपने अपने 3 पिक्चर कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड्स होते हैं, यानी कि किंग का, क्वीन का, जैक का। तो हर ग्रुप के पास अपने अपने 3 पिक्चर कार्ड होते हैं। हमारे पास जो ब्लैक कलर के ग्रुप्स होते हैं ना, वो 2 होते हैं, स्पेड और जो क्लब होता है, ये ब्लैक कलर कार्ड होते हैं, डायमंड और हार्ट्स रेड कलर कार्ड्स होते हैं। तो यानी कि देखो, अगर मेरे टोटल फेस कार्ड्स 12 हैं, तो उनमें से ब्लैक फेस कार्ड्स कितने होंगे, 6 होंगे। ब्लैक फेस कार्ड्स कितने होंगे, 6 होंगे। तो पहले मैं ब्लैक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं। तो मेरे पास टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे, टोटल ब्लैक जो मेरे पास फेस कार्ड्स होंगे वो 6 होंगे। अगर मुझे ब्लैक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 52 के बराबर। ये किस चीज का आंसर है, ब्लैक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। एग्जामिनर कह रहा है नॉट अ ब्लैक फेस कार्ड। कभी भी नॉट की कंडीशन आ जाए ना, तो पहले जो कंडीशन सक्सेसफुल इवेंट दिया हुआ है उसको फाइंड आउट कर लो। इसके बाद आप टोटल प्रोबेबिलिटी में से नंबर को माइनस कर दो। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 की, तो 1 में से अगर मैं 6/52 करूंगा तो जो आंसर आएगा वो नॉट अ ब्लैक फेस कार्ड का होगा। तो 1 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 52 आ जाएगा आंसर। ये आ जाएगा आपके पास 23 डिवाइडेड बाय 26 के बराबर। यानी कि ये वो प्रोबेबिलिटी है कि आपको कभी भी ब्लैक फेस कार्ड ना मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ब्लैक फेस कार्ड ना मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 23/26 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो कि बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, बस उसके ऊपर लेक्चर को अपने एंड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा है। इस क्वेश्चन को मैंने ऑल्दो अपनी लास्ट की जो एक 3 मिनट वाली वीडियो थी पास्ट पेपर्स की, उसके अंदर भी पढ़ाया हुआ है, बट मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। बेटा, इस क्वेश्चन की लॉजिक ये कि एग्जामिनर कह रहा है 1 गैलन द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ टैंक इज 4। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में बच्चे ने गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ। देखो बेटा, बस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कह रहा है, अब मैं इस क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ देता हूँ। बच्चे ने गलत वर्डिंग लिखी हुई है और आंसर भी गलत दिए हुए हैं। एक इसका आंसर 2000 भी होना चाहिए था। बच्चा कह रहा है कि भाई द अमाउंट ऑफ द वाटर इन अ टैंक टी मिनट्स आफ्टर इट हैज स्टार्टेड टू ड्रेन इज गिवन बाय W इज इक्वल टू 100 T minus 15 का होल स्क्वायर गैलन। इफ द वाटर इज रनिंग आउट आफ्टर 5 मिनट देन द रेट ऑफ फिलिंग द टैंक इज डैश। यानी कि आपको रेट ऑफ फिलिंग द टैंक निकालना है। आपको एक टैंक के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसकी क्वांटिटी गिवन है, उसकी इक्वेशन गिवन है। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई कितने अरसे में पानी की टैंकी भरेगी अगर उससे पानी मुसलसल लूज आउट कर रहा है 5 सेकंड के अंदर। सो भाई देखो, आपके पास जो आपको क्वांटिटी गिवन है ना, इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, वो गिवन है W इज इक्वल टू 100, आगे गिवन है T माइनस के 15 का होल स्क्वायर। आप सिंपल इस वर्कडन का या सिंपल इस पानी के टैंक के वॉल्यूम का जो भी गिवन है, इसका आप डेरिवेटिव लोगे टाइम के रिस्पेक्ट से। सो ये बन जाएगा 100 का 100 T माइनस 15 का होल स्क्वायर। पावर फॉर्मुला अप्लाई करोगे, पावर पहले आ जाएगी, पावर को एक माइनस करके लिखोगे, फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे, टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से 1 होगा, नेगेटिव 15 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, आपके पास सिंपल ये आंसर आ जाएगा। अब आपको एग्जामिनर ने टाइम बताया है 5 सेकंड का, तो जहां जहां 5 आ रहे हैं वहां पे डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास देखो सिंपल तरीके से 100 का 100 एज इट इज, आगे 2 का 2 एज इट इज, टाइम की वैल्यू गिवन है 5, तो 5 माइनस का 15, तो ये बन जाएगा आपके पास नेगेटिव का 10। तो नेगेटिव के 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, नेगेटिव का 20, और नेगेटिव का 20 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा नेगेटिव का 2000। जाहिर सी बात है, हमें वो पानी निकालना है, हमें एक वॉल्यूम निकालना है कि जिसके ऊपर मेरा जो टैंक है वो फिल आउट हो रहा है। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑब्वियसली शुड बी पॉजिटिव। तो आंसर आपका पॉजिटिव का 2000 होना चाहिए। यहाँ पे सेकंड्स नहीं है, मिनट है एक। तो दूसरे नंबर के ऊपर देखो, नेगेटिव का 2000 नहीं होगा, प्लस का 2000 होगा, तो पॉजिटिव का 2000 आपका आंसर होगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई कोई भी चीज कभी निकलती है तो वेलोसिटी हमेशा, स्पीड हमेशा पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होती है, नेगेटिव वेलोसिटी थोड़ी होती है दुनिया के अंदर। हमेशा जो हमारी स्पीड होती है भाई, ये हमें वो बता रही है ना कि किस क्वांटिटी से पानी निकल रहा है, तो भाई वो ऑब्वियसली पॉजिटिव के अंदर होगा, रनिंग वाटर हमेशा हमारा। तो ये इस क्वेश्चन की लॉजिक थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको देखना जरूरी है। एक क्वेश्चन एक बच्चे ने शेयर किया हुआ था, इस पे काफी सारे लोग परेशान हो रहे थे। क्वेश्चन ये था भाई, ये क्वेश्चन गलत गिवन है आपको, जिस बच्चे ने भी उतारा है गलत उतारा है, सही है ना। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला ये होता है कि एक्सपोनेंट का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो भाई 2x का डेरिवेटिव 2 के बराबर होगा, x के बराबर थोड़ी होगा। अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है फिर तो बाय पार्ट्स पे सॉल्व करोगे, एक को u कहोगे एक को v कहोगे, आइलाटे के मेथड के ऊपर सॉल्व करोगे अगर तो ये क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, ये क्वेश्चन ये होगा कि x के ऊपर स्क्वायर होगा, तभी पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव बनेगा कि अगर 2x स्क्वायर होगा तो इसका डेरिवेटिव होगा 4x के बराबर। तो 4 बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के पहले लेकर आओगे, तो ये बन जाएगा e की पावर 2x स्क्वायर इंटू 4x इंटू dx। अब जब ये फॉर्म हो गया, अब यहाँ पे आप नेचुरल
पार्शियल एक्सपोनेंट का फॉर्मुला अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ई की पावर के अंदर 2x² प्लस का c। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से एक क्वेश्चन और था, इसको भी मैंने ऑलरेडी अपने बच्चों को पढ़ाया हुआ होता है कि भाई e की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस का 1। इसको सॉल्व कैसे करोगे? अगेन बेसिक डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा। नीचे आपके पास बन जाएगा e x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या है आपके पास, देखो नीचे वाली टर्म को एज इट इज एक दफा ऊपर जाकर लिखोगे, डेरिवेटिव का बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करें, डिवीजन फॉर्मूला, फिर ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे, ऊपर e की पावर x बन गया, नेगेटिव का साइन लगाओगे, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे, जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया तो डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। तो e की पावर x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x लिखा जाएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब देखो, अगर मैं ऊपर से e की पावर x को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा e की पावर x प्लस का 1, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो नेगेटिव साइन दोनों के पास चला जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का e की पावर x, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1। अच्छा भाई, नीचे डिवीजन के अंदर क्या आता है? e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये आपके पास ऊपर बन जाएगा 2 इंटू ई की पावर x, नीचे डिवीजन में आ जाएगा e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर होना था। अच्छा तो बेटा देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन बच्चे ने और शेयर किया था, मजे का क्वेश्चन है, मैंने ऑल्दो इसका लॉजिक आपको पढ़ाई हुई है कि फोसाई का पॉइंट आ रहा है 1,4 एंड 1,2, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की वैल्यू 2 है। सो भाई देखो, फोसाई का पॉइंट गिवन है और आपसे एग्जामिनर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे रहा है, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स को फाइंड करना है। देखो, अगर आप इस फोसाई के पॉइंट को क्लियरली स्टडी करो तो इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है। हमें ये बात पता है कि भाई जिसका भी मेजर एक्सिस होता है उसके उस जगह पे चेंज आता है, यानी कि लेट सपोज अगर मेरे पास एक्स का मेजर एक्सिस है तो एक्स का जो पॉइंट होगा वो प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, उसमें चेंज होना चाहिए। अगर y का मेजर एक्सिस देखो, y का फिर पॉइंट के अंदर एक दफा प्लस का पॉइंट होगा, एक दफा आपके पास जो होगा वो माइनस करके आ रहा होगा। तो यानी कि देखो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू चेंज हुई हुई है, x की वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसका मतलब मेरा जो मेजर एक्सिस है ना, ये कहाँ का है? y के ऊपर है, तभी मेरे पास जो पॉइंट बन रहा होगा क्या बन रहा होगा? h कॉमा k प्लस माइनस का c, है ना भाई? ऐसा ही है। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 के बराबर गिवन है, तो मुझे पता है कि भाई 2 के बराबर होगा किसके? 2 के, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, नॉर्मल सी बात है। तो अब आप इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करवा लो। फॉर एग्जांपल जो पहला पॉइंट आ रहा है इसको इसके पॉइंट से कंपेयर करवा लेता हूँ, ये बन जाएगा h कॉमा k प्लस का c। तो h के सामने 1 है तो h की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, k प्लस c की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट आ रहा है ये कंपेयर हो जाएगा h कॉमा k माइनस c से, तो 1 कॉमा 2 का पॉइंट अगेन 1 के सामने h है और k माइनस c के सामने 2 आ रहा है, तो k माइनस c के सामने क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करवाओ इक्वेशंस को तो प्लस c माइनस c कैंसिल आउट करेगा, ये आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 4 प्लस का 2 6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 3 6 के बराबर। आपको k मिल गया, इस k की वैल्यू को इधर इस इक्वेशन किसी में भी डाल दो। सो ये बन जाएगा मेरे पास k की इक्वेशन को डाल दो अब यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 3 प्लस का c इज इक्वल टू 4। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 में से 3 जाएंगे 1 के बराबर आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 के बराबर। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं डालूंगा तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे भी अगेन यही बनेगा, नहीं यहाँ पे चेंज आ जाए, नहीं यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी, देखो दोनों जगहों से सेम ही वैल्यू आएगी c की। अब आपको c भी मिल गया, a भी मिल गया, आपको b निकालना है, तो b कैसे निकालोगे? देखो मुझे पता है इलिप्स के केस के अंदर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, तो c की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर, a की वैल्यू आई है 1 के बराबर माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस का बी अगर वहां चला जाएगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू वहां चली जाएगी ना, तो आपके पास प्लस का बी हो जाएगा और 1 का माइनस का 1 जीरो हो जाएगा, तो बी की वैल्यू तो जीरो के बराबर आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। बी की वैल्यू क्या है? जीरो के बराबर। ओके, कोई मसले की बात नहीं है। तो यानी कि आपको ए 1 मिल रहा है, बी जीरो मिल रहा है, तो आपका फाइनली इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। प्लीज इग्नोर माय राइटिंग, क्योंकि मैं भी टोटली आपको जो है ना आपके लिए 11th आवर पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ। सो भाई y माइनस के का होल स्क्वायर क्या होगा? k की वैल्यू क्या है? k बराबर है मेरे पास सिंपल तरीके से किसके? k की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? k की वैल्यू 3 के बराबर आई, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 के बराबर है, बाहर का स्क्वायर फिर आगे प्लस का साइन x माइनस का h। अच्छा हाँ, x माइनस का h, तो x की एज इट इज माइनस का h की वैल्यू क्या आई थी? h की वैल्यू भी इत्तेफाक से 1 के बराबर थी, स्क्वायर का स्क्वायर डिवीजन में b की वैल्यू 0 के बराबर है इक्वल टू 1 का 1, तो ये आपकी इक्वेशन होगी। तो भाई इसमें बस मैं एक बात कहूंगा कि देखो भाई, वो तमाम बच्चे जो किसी न किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो भाई आपको तो रिक्रिएशन मिल जाते हैं, मगर वो तमाम बच्चे जो नहीं पढ़ते तो उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उनको भी उनका भी हक है तालीम। सो मेरी काविश, मेरी कोशिश हमेशा से ये है और हमेशा इस बात पे रहेगी, किसी को अगर तकलीफ होती है तो होनी चाहिए, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को क्या आग लगती है, किसी को क्या तकलीफ होती है। आई एम ऑलवेज हियर टू सपोर्ट माई चाइल्ड, आई एम ऑलवेज हियर टू सपोर्ट माई किड। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये जो लोग होते हैं ना जिनके माँ बाप पैसे देके किसी कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, तो भाई अक्सर इन लोगों को बड़ा मसला होता है कि आप फ्री में क्यों करवा रहे हैं। तो भाई तो बेटा याद रखिएगा, वो तमाम बच्चे जो किसी न किसी कोचिंग में होते हैं उनको तो रिक्रिएशन मिल जाती है, मगर वो बच्चा जो बेचारा किसी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता उसका भी हक तालीम है। तो भाई मैं अपने बच्चे के लिए काम करता हूँ, मैं अपने शागिर्द के लिए काम करता हूँ, ओपनली कहता हूँ किसी को मसला है तो होना चाहिए, अच्छी बात है, होना चाहिए भाई। अगर मेरिट
उस बच्चे के लिए बन सकता है जो बच्चा किसी कोचिंग में पढ़ रहा है ना, उसके लिए लोग रिक्रिएशन बना देते हैं, तो भाई उस बच्चे के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि इंसाफ का तकाजा ये है कि दोनों को एक ही पल्ले के ऊपर रखा जाए। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत होंगे, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि बेटा हमारा जो न्यू बैच है वो 7 मई से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप लाजमी तौर पर ज्वाइन करें, मेरे दोस्तों को लाजमी तौर पर बताइएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।